जी, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ क्योंकि लास्ट हमारी जो मीटिंग हुई थी स्टार्ट में, उसमें स्पेशल सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने ये कहा था कि जो बजट है उसे बनाने वाला तो एमओएफ है, प्रिपरेशन तो हो गई। जो उसमें स्टैट पार किए गए हैं, जो उसमें डिजिट डाले गए हैं, उनको वेरीफ़ाई करने के लिए कौन बंदा ऐसा हो जो उससे वेरीफ़ाई करवाया जाए कि ये जो बजट डला हुआ है ये ऑथेंटिक है, ये करेक्ट है और ओके है। या इन प्रोग्रेस है या अभी ये इनकम्प्लीट है, जो भी है। उसके लिए हमने ये कहा था कि ठीक है, हम एक जो बजट लॉक का जो सिलसिला है, वो एलएफए को दे देते हैं। क्योंकि बजट बनाएँगे, उसे चेक करेंगे, उसे अप्रूव करेंगे, वो सारा प्रोसेस करेगा एलजीज़ एमओएफ साइड पे सीईओ और एमओएफ। जब उधर से उनकी जो है कैबिनेट से या उनकी कमेटी से जो उनका हाउस है उधर से अप्रूव हो जाता है, उसके बाद वो एलएफए को कह देंगे ये हमारा ये अप्रूव हो चुका हुआ है, बजट कॉपी है, वो वहाँ से उसे लॉक कर देंगे। हमारे सिस्टम में भी यही है कि जब तक आप बजट लॉक नहीं करते, उसके ऊपर क्यूआर कोड प्रिंट नहीं होता। वो एक आपको ड्राफ्ट कॉपी की शक्ल में आप प्रिंट निकाल सकते हैं। पूरा ये सिस्टम आपको पूरी कॉपी प्रोवाइड करता है। कॉपी का प्रिंट निकालना है, उसमें अमेंडमेंट करनी है, जो चेंज करनी है, सीनियर को चेक करवाना, करवा के जैसे ही वो ओके हो जाए तो एलएफई के पास लॉक की है। एमओएफ हज़रात एलएफए से कहेंगे कि हमारा बजट ओके है, वो लॉक कर दें। जैसे ही वो लॉक करेंगे, तब उनके ऊपर क्यूआर कोड शो हो जाएगा, वो दोबारा उस कॉपी का प्रिंट निकालें। जो आपकी कॉपीज़ हैं, उनका प्रिंट निकाल के जो अपनी कॉपी निकालनी है, जहाँ-जहाँ भेजनी है, आप उसे डिस्पैच कर दें या जिन-जिनको आपने सेंड करनी है। ये क्योंकि है ये क्यूआर कोड लगा हुआ, आप स्कैन करेंगे तो आप पूरी बजट की कॉपी आपके मोबाइल से स्कैन करेंगे, मोबाइल में पूरा पूरा का पूरा बजट आ जाएगा। इसमें तमाम बजट रूल्स के मुताबिक तमाम चीज़ें इसमें मौजूद हैं। इसमें आपका एबीएस फॉर्म से लेके आपका बजट स्पीच, जिसे आप बजट मैसेज कहते हैं, उसमें फिर आपके रिसीट के जो बीडीआर है, सारे बीडीआर आपके मौजूद हैं। फिर डीडीसी है, जो आपके खर्चे के हैं, जो एक्सपेंस के, वो मौजूद हैं। आपकी एसएनई से रिलेटेड जितना भी है, कुछ 4 फॉर्म आपकी एसएनई से है, वो इसमें मौजूद है। फिर आपकी जो आप कह लें कि एक्सप्लेनेशन, या आप कह लें कि जो आपने रिसीट में या पेमेंट में किसी हेड में रहते हुए एक्सपेंस ज़्यादा कर दिया, तो उसकी भी एक्सप्लेनेशन होती है कि क्यों हुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल फ्यूल के चार्जेस चेंज हो गए, वो आपको देने पड़ गए, रेट चेंज की वजह से, इलेक्ट्रिसिटी के रेट चेंज हो गए, वो आपको एक्सपेंस ज़्यादा हो गया, इंक्रीज़ हो गया आपका एक्सपेंस। इसी तरह रिसीट में अगर देखा जाए तो बाज़ दफ़ा कोई चीज़ें ऐसी आ जाती हैं, जैसे लास्ट में कोरोना आया था कि आपकी रिसीट में बहुत ज़्यादा कमी आ गई थी। कलेक्शन वो नहीं हो सकी जो टारगेट रखे हुए थे। तो वो जो आपकी एक्सप्लेनेशन होती है, जो जस्टिफिकेशन होती है, जस्टिफिकेशन करना है, दोनों लफ़्ज़ लिखे हुए हैं आपके रूल्स में, जस्टिफिकेशन ऑब्लिक एक्सप्लेनेशन, जो आप इसमें यूज़ करना चाहें। और रिसीट और पेमेंट में ये भी हमारे सॉफ्टवेयर के थ्रू डल रही हैं। कि सॉफ्टवेयर में हर वो चीज़ मौजूद है जो आपके रूल्स में है, ताकि एक आपकी फुल-फ्लेज एक फ्रूटफुल बजट की कॉपी आपको प्रोवाइड कर दी जाए। तो आपकी कॉपी अवेलेबल है, आप जब मर्ज़ी निकालें इसमें। तो अभी मैं पहले सबसे पहले आपको जो स्टेटस है आज का, अभी जो निकाला हमने, वो आपसे शेयर करते हैं। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। सबसे पहले मैं स्लाइड्स को आपको व्यू करवा दूँ। ये सबसे पहले हम बजट की फ़ाइनेंशियल स्टैट के ऊपर आते हैं कि इसके टोटल जो स्टैट 229 हमारी एलजीज़ हैं टोटल। वर्किंग में 208 है जो वर्किंग है, जिनके बजट मतलब जो काम कर रही हैं, जिन्होंने कुछ ना कुछ डाला हुआ। 100 से प्लस एंट्रीज हम कंसीडर करते हैं। मैंने लास्ट भी बताया था, उससे डाउन अगर हो तो हम उन्हें इन प्रोग्रेस या इनकम्प्लीट बजट कंसीडर करते हैं। अगर किसी की एंट्रीज कम है, मैंने उस दिन भी कहा, तो वो हमें बता दें, उसे हम कंसीडर करेंगे ये वर्किंग में। हाँ, अगर वो बजट को लॉक कर देता तो वो वर्किंग में ही कंसीडर होगा। इन प्रोग्रेस में 7 है और 14 अभी तक भी ऐसी एलजीज हैं, ये पिछली 4 माह से चल रही हैं। 14 एलजीज जिन्होंने अभी तक इसे लॉगिन करके इसके ऊपर काम करना, या ऐसे कोई रॉकेट साइंस समझ रखा कि इस पे काम किया तो ब्लास्ट हो जाएगा, या कोई ऐसी चीज समझी ये पता नहीं कि रॉकेट साइंस है, फार्मूले ऐसे जो हम कर नहीं पाएंगे, या पता नहीं क्या है। मेरी समझ से बाहर है कि 40 एलजीज को, क्योंकि बार बार मुझे कहा गया कि इन 40 एलजीज को आप लेटर लिखे, हम इन्हें बुला लेते हैं। तो मेरे ख्याल में मैंने लास्ट वीक कहा था कि ये करने तो बेहतरीन है, अगर नहीं करते तो तब भी इनकी मर्जी है। तो फिर जारी बात है कि हायर मैनेजमेंट इन्हें बुलाएगी, पूछा जाएगा भाई क्यों, क्या मसला है कि आप काम क्यों नहीं कर रहे हैं। फिर मैं जो लॉक की तरफ आता हूँ, तो लॉक में ऐसे है कि हमारी मेटल अभी करंट में एक है, वो लॉक है। और मैं हमारी जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो 11 है, उनमें से 6 वर्किंग में है। वर्किंग का मतलब लॉक है।
और 35 एलजीज हमारी जो है वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हमारे, उसमें से 24 हमारे लॉक है और 11 अनलॉक है, 1 इनकम्प्लीट है या अभी लॉक क्यों नहीं किया वो उनको पता होगा। म्यूनसिपल कमेटी 182 है हमारी, उसमें से 134 जो वर्किंग है। वर्किंग का मतलब मैंने पहले भी कहा, ये बजट लॉक और अनलॉक की बात हो रही है कि बजट वर्किंग कर रहे हैं, बुकिंग कर रहे हैं, रसीद डाल रहे हैं, बजट उनके लॉक है, और 48 ऐसी हैं जिनके बजट लॉक नहीं है। ये 14 एलजीज हैं, ये मुझे समझ नहीं आ रही ये एलएफए की, क्योंकि एलएफए की तो पूरी की पूरे पंजाब में इनकी आपस में होता है कि किसी डिवीजन में अगर कोई एलजीज नहीं काम कर रही तो उस डिवीजन का कोई भी एलएफए है, एलएफए को पर्सन है, वो दूसरे डिवीजन में, उसी डिवीजन में वो अपने उस कोलीग को जरूर होती है, उनका नंबर भी होता है, या अब डिवीजनल डायरेक्टर्स को भी हमने लूप में लिया है कि ये अगर इनकी पेमेंटें हो रही हैं 14 की, तो जब बजट कंप्यूटराइज नहीं है, AR 1 2 3 4 जो बजट से प्रिंट निकल रहे हैं थ्रू कंप्यूटराइज, वो नहीं निकल रहा, कुछ भी जब नहीं हो रहा, उनका बजट LFA ने चेक ही नहीं किया, लॉक नहीं किया, तो ये पेमेंटें कैसे कर सकते हैं, ये कैसे आगे अपनी कैश बुक को मेंटेन कर रहे हैं? ये सवालिया निशान दोनों के ऊपर आएगा, ना कि सिर्फ एलजीज के ऊपर आएगा कि LFA इनकी पेमेंटें कैसे होने दे रहा है, पेमेंटें क्यों नहीं रोक रहा? अगर उन्होंने बजट नहीं डाला तो सिस्टम कुछ चीज जनरेट ही नहीं कर रहे हैं। तो ये लिस्ट है जिन्होंने अभी तक कोई काम नहीं किया। नेक्स्ट है बजट इन प्रोग्रेस, इन ये एंट्री जो 100 से कम है वो ये 7 है, जिनका मतलब अभी इनकम्प्लीट बजट है, इन्होंने अभी तक नेक्स्ट वर्किंग नहीं की, थोड़ी थोड़ी सी एंट्री डाली है और ट्रायल एंट्रियाँ डाली है, ये चेक करने के लिए कुछ डाला, उसके बाद उन्होंने आगे से कंप्लीट नहीं किया। LFA कैश बुक पेमेंट की तरफ आते हैं। जो LFA का है कि LFA कितने काम कर रहे हैं LFA, और LFA की कितनी इन प्रोग्रेस है, नॉट वर्किंग कितने 2 to 9 हमारी टोटल एलजीज हैं, उसमें से 112 जो है 112 हमारी वर्किंग में जो कुछ ना कुछ कर रही हैं, 21 ऐसी हैं इनको कुछ 3 माह मिस है, उन्हें मैं इन प्रोग्रेस का कि 3 माह अगर मिस है तो इसका मतलब वो अभी पीछे है, कुछ किया कुछ छोड़ दिया। तो 96 जो है हमारी अभी तक नॉट वर्किंग है, जिन्होंने LFA ने कोई एक सिंगल एंट्री भी नहीं डाली सिस्टम। अब MOF की तरफ चलते हैं, MOF की बात करते हैं। 2 to 9 हमारी टोटल एलजीज हैं, 140 वर्किंग में है जो मतलब कि काम कर रही है, रिसीट का डाटा आ रही है। 18 ऐसी हैं जिनको 2 से 3 माह में कोई एंट्री नहीं है, लेकिन शुरू में उन्होंने काम किया, बाद में उसे अपडेट नहीं किया। और 71 नॉट वर्किंग है। अगर देखा जाए तो LFA से ये कुछ आगे है। LFA अगर देखा जाए 96 की फिगर आ रही थी, इनकी 71 की फिगर है जो नॉट वर्किंग है। आज की करंट पोजीशन है उसमें अगर मैं मुल्तान की बात करूं तो मुल्तान टॉप पे है। मुल्तान की एक MC जो है मेलसी, उसका 1 माह मिस है। अगर मैं फैसलाबाद की बात करूं तो फैसलाबाद की एक एलजी है जिसके 2 माह मिस है, बाकी सारी अपडेट है। सिर्फ एक एलजी का है, एक एलजी का मुल्तान में 1 माह मिस है। फैसलाबाद की तकरीबन मेरे 1.5 माह तकरीबन ऑलमोस्ट जो है वो मिस है, सिर्फ एक एलजी का, बाकी तमाम की तमाम अपडेट है। भावलपुर हमारी थर्ड लेवल पे आ रही है। सरगोदा ये नीचे थी हमारी, इन्होंने 2 वीक में इतना काम किया कि 4th नंबर पे आ गई, ये लास्ट पे आ रही थी, ये लाहौर के ऊपर। रावलपिंडी हमारा 5th पे है, डेरा गाजी का हमारा 6th पे है, और गुजरांवाला हमारा 7th पे है, और 8 पे हमारा साहिवाल, और लाहौर हमारा 9th पे है। इनकी एलजीज की आगे तादाद भी है कि 90s है, 90s की 19 वर्किंग कर रही है। फैसलाबाद की 25 है, 25 की 25 वर्किंग कर रही है। लेकिन इनकी जो ग्रेडिंग है वो एक की 30 दिन मिस है, एक की 40 दिन मिस है। 30 दिन जो है मेलसी मुल्तान के हैं, और 40 दिन जो है फैसलाबाद की एलजीज उसके हैं, जिसकी वजह से ऊपर नीचे है। अगर वो एलजीज दोनों काम करती तो ये आज दोनों बराबर इक्वल आ जाते हैं। तो बाकी एलजीज के साथ साथ लिखा हुआ कौन सी वर्किंग है, कौन किनकी इन प्रोग्रेस है, इन और कौन सी काम नहीं कर रही। तो मुल्तान के लिए मैं कंग्रेचुलेशन कहूँगा कि उन्होंने दोबारा अपने यहाँ जो है काम को बरकरार रखा, और दोबारा 3 साल से जो पहले भी आ रहे थे, आज भी 3 साल के बाद उन्होंने अपना स्टेटस फिर बरकरार रखा और दोबारा ये आ गए हैं। उनके लिए मैं क्लैपिंग करूंगा कि वो उन्होंने काम को कंटिन्यू किया। लेकिन ये कि 2 माह जो नहीं किया तो वो उनकी पता नहीं क्या मसला था, या उधर पर्सन नहीं था, या LFA का, या जिसका जो भी था, तो उनके लिए भी मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। मेरी तरफ से भी उनके लिए क्लैपिंग भी है कि उन्होंने दोबारा उसको कंटिन्यू किया और चलाया है। अब मैं ये बिलिंग की तरफ आता हूँ, वाटर और प्रॉपर्टी के ऊपर। ये मेरी 18 एलजीज हैं जो वाटर की बिलिंग कर रही हैं, उनका पूरा स्टेटस है। और ये मेरी वाटर का स्टेटस आएगा 26, और ये मेरी आ गई है इमूवेबल प्रॉपर्टीज 35 लोग काम कर रहे हैं, मूवेबल में 62 लोग काम कर रहे हैं, और ई बिलिंग में 26, और हमारी प्रॉपर्टी में जो आ गई है वो लास्ट 18 एलजीज हमारी वो काम कर रहे हैं।
तो अब आ जाते हैं हम लोगों के जो प्रॉब्लम है, जो उनकी तरफ से कोई चीजें हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। जी, अब हम आ जाते हैं वापस अपने ऑडियंस के पास। अब इनको कोई कोई भी किसी किस्म का किसी के ऊपर बजट से रिलेटेड कुछ सवाल है, पहले वो कर लेते हैं, फिर एक एक स्टेप को हम आगे चलते जाते हैं। बजट से रिलेटेड, क्योंकि मैंने अभी बात की थी कि मुझे LFA की तरफ से एक दो कॉल्स आई हैं, वो ये कहना चाह रहे थे कि जब ये रिव्यू प्रोफेशन करते हैं तो हमें इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि इन्होंने किसी हेड में रिव्यू प्रोफेशन की है। जब उसका बजट लग के आता है तो पता चलता है इस हेड में तो 10 लाख पड़ाता है, ये 40 लाख कैसे हो गया इस हेड में। वो पता चलता है ये 10 लाख की रिव्यू प्रोफेशन की है। वो कह रहे थे कि हमें इसकी किसी लूप में लिया जाए। MOF हजरात जिन्होंने मिलना ज्वाइन किया हुआ है, काइंडली MOF अकाउंट से कोई भी फिनांस से सर कोई भी बंदा, इसके लिए कोई सिनेरियो होना चाहिए। फिनांस से हमें किसी ने ज्वाइन किया हुआ है, MOF अकाउंटेंट कोई भी, MOF साइड फिनांस से। सर अब्दुल हमीद साहब हैं बहावलपुर से। अब्दुल हमीद साहब DO फाइनेंस। सर आपको आवाज आ रही है अब्दुल हमीद साहब बहावलपुर से? जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपकी आवाज सही नहीं आ रही, सुनाई नहीं दे रही काइंडली। सर इधर बड़ी प्रॉब्लम है, उसकी सिग्नल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ रही है। तो आप कुछ कहना चाहेंगे इसके ऊपर? सर ये बड़ा बेहतरीन सर ये है, आपके कुछ ब्रांचें जो है ना सर, इसमें वो थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रही है, जैसे कि आई ब्रांच हो गई और ये जो हो गए अपना ये जो स्टाफ की हो गई। सर अब्दुल हमीद साहब क्वेश्चन, भट्टी साहब अपना क्वेश्चन रिपीट कर दीजिएगा। काइंडली अनम्यूट कीजिएगा, अपना माइक को अनम्यूट कर लीजिएगा काइंडली। भट्टी साहब अपना क्वेश्चन रिपीट कर दें जरा सर अब्दुल हमीद साहब को। हमीद साहब ऐसे है कि LFA से मुझे कॉल एक दो जगह से आई है, उन्होंने कहा ये MOF हजरात जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट है, जो फाइनेंस के लोग हैं, ये किसी भी हेड में रिव्यू प्रोफेशन करते हैं। हमारे पास जो पिछला उनकी बुकिंग का पेज जो AR 1 2 3 4 प्रिंट निकलते हैं, वो हमारे पास पड़ा होता है, उसमें बैलेंस 10 लाख का शो हो रहा है। एग्जाम्पल किया 10 लाख शो हो रहा है। जब उसी हेड में दोबारा री ऑपरेशन होके आती है तो वो 40 लाख हुआ होता है, हमें नहीं समझ आती है 30 लाख कैसे इंक्रीज कर गया। जब उनसे पूछा जाता है तब वो कहते हैं जी हमने 30 लाख की री ऑपरेशन की है। वो LFA हजरात ये कह रहे हैं कि हमें री ऑपरेशन के किसी लूप में हमें भी लिया जाए, ताकि हमें भी पता चले कि इस हेड में पैसे इंक्रीज हुए हैं। ये सवालिया निशान आ ही ना, क्योंकि वो क्वेश्चन मार्क्स कर देते भाई पिछली बुकिंग पड़ी हुई थी उसमें इतने पैसे थे, वो सवाल निशान लगा के MOF को भेजते हैं। फिर MOF का बंदा आता है, उसे डिटेल बताता है ये हमने हेड की री ऑपरेशन की है। तो टाइम से बचने के लिए, टाइम की सेविंग के लिए आप क्या कहते हैं कि इसका क्या सोल्यूशन निकाला जाए? सर इसका सोल्यूशन ये है, इसको लाख अनलॉक के साथ इसको अटैच कर दिया जाए सर। नहीं, इसकी ये है कि बुकिंग वो करें, अप्रूव वो करें, वेरीफाई LFA को दे दिया जाए, उसका एक वेरीफाई में पेज बनवा दूं। जब हमने मिसाल के तौर पर मैंने एक हेड से दूसरे हेड में रिव्यू प्रिपरेशन करने जा रहा हूं, एडमिनिस्ट्रेटर कंपिटेंट अथॉरिटी को फॉर्म जब मैंने भेजने ना सर साइन करने के लिए, उससे पहले उनसे एक यानी कि वेरीफाई करवा लिया जाए, ऑन बोर्ड ले लिया जाए उनको, बस इतनी सी बात है, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। ऑन बोर्ड ले लिया जाए, उसको इन्फॉर्मेशन हो जाए कि ये कोई काम होने लगा है। बिल्कुल 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 सर अब्दुल हमीद साहब माजरत के साथ ये ऑन बोर्ड ले लिया जाए, ये कैसे मुमकिन होगा? हेलो भट्टी साहब। जी जी सर इसका बहुत आसान हल है कि जो री प्रिपरेशन होती है वो जब जो बिल जाए उसके साथ उसका प्रिंट रख के चला जाए। ऐसे तो हर जगह पे वो ऑडिट वालों के पास भी एक्सेस है, वो जब आता है बिल तो चेक कर सकते हैं वहां से। अगर बिल का वो री प्रिपरेशन जो प्रिंट केस निकलता है उसका बिल के साथ चला जाए तो कोई मसला नहीं है। अगर वो साल लग रहा है तो फिर तो जबरदस्त है। जब वो बुकिंग उनकी पेमेंट के लिए गई है तो वहाँ पे उसकी री ऑपरेशन का जो केस है उसमें 8-10 हेड है, उसके साथ कॉपी अटैच है, तब तो नो प्रॉब्लम, नो इशू। मेरा ख्याल है इसकी छोटी सी सबमिशन मेरी सर सुन लें। जब सर मैं री प्रिपरेशन कराऊं ना सर, मैं एडमिनिस्ट्रेटर से मंजूरी ले लूं तो उसकी एक कॉपी उनको ऑडिट वालों को यानी अकाउंट्स अफसर को भेज दूं, वो उसकी फीडर कर ले, उधर से वो वेरीफाई कर ले, उसने व्यू करना है, व्यू कर ले कि ये भी स्टैंप हुआ, ये वही है।
तो इसमें सर इतना तो कोई वो एल- नहीं है, इसमें सारे सर, ऑन बोर्ड इकट्ठे ऐसे नहीं हो भी सकता। चल रहे हैं, कोई ऐसी बात तो जी नहीं जी है। सर एलएफए का व्यू पॉइंट भी ले लेते हैं। जनाब काशिफ जमील साहब, व्हाट इज योर टेक? आपकी क्या टेक है इस मामले पर? जी जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर। सर मैं यही कहना है, जो पहले आपने किया था ना कि सेस हमें दी थी, देखिए ना वो ये कर सकते हैं कि पहले वो कर सकते हैं अप्रूव, जब अप्रूव हो के रिटर्न में यानी कि हार्ड में तो होना है, अप्रूवल देनी है अथॉरिटी ने। जब वो अथॉरिटी अप्रूवल देगी तो जिस तरह आपने सेस दी हुई थी हमें एलएफए वालों को, वो हमें दे दें तो हम रिपब्लिशन कर देंगे। इस तरह तो ये होता ना सर कि वो उसके लिए गया हुआ है और ये यानी कि चलो हो जाएगा 2 दिन में, ये इधर कर देते हैं रिपब्लिशन और फार्मूला निकाल या 2 निकाल सकते हैं। तो बेहतर हाल सर यही है कि जब जिस तरह चल रहा था कि असेस हमें दी हुई थी रिपब्लिशन की, जब वो प्रूव हो गया है कि ये हमें दें, हम उसे एलएफए वाले को कर देंगे, उसको रिपब्लिश कर देंगे। जनाब सर उनका क्वेश्चन अदनान काशिफ साहब उस दिन MCF क्वेश्चन भी यही था उनका। अदनान काशिफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। पट्टी साहब, जी जी पट्टी साहब इसका एक सोल्यूशन है कि जो AR2 है ना, उसके आगे कॉलम जो है ना, वो जब उसका प्रिंट लेना AR2 का, उसमें ऐड कर दें भाई ओरिजिनल बजट इतना है, आफ्टर ये अप्रोप्रिएशन एडिशन या डिलीशन इतनी है, तो जो प्रेजेंट बजट है वो इतना है, जो उसका इफेक्ट है वो AR2 पे होगा। जो ही हम प्री ऑडिट करेंगे वो आसानी से पता चल जाएगा कि ये इसका ओरिजिनल बजट ये है और ये अप्रोप्रिएशन उसमें शो होना चाहिए, जिस तरह 41 में शो होता है ना, इसी तरह अगर AR2 में शो हो जाए ना, तो अगर वो रीअप्रोप्रिएशन 0 होगा तो इसका मतलब इसे ऐड की रीअप्रोप्रिएशन नहीं हुई। ये भी ठीक है यार, 2 के ऊपर लगा देते हैं। AR2 पे अगर उसका ये सारे कहते हैं साथ वो लगाया, मैं कहता हूँ जरूरत ही नहीं है, आप AR2 पे उसे ना जरा उसका इफेक्ट दे दें बस सिंपली, और उसके साथ अगर वो डेट वगैरह, अगर आप डेट वगैरह लिख दें कि फलां डेट को ये रीअप्रोप्रिएशन हुई थी, तो बड़ा इजी रहेगा। ये सबसे इजी हल है, ये ठीक है। इसके ऊपर किसी को इतराज तो नहीं है, ये को AR2 के ऊपर हम अमेंड करके थोड़ी सी इंफॉर्मेशन को इंक्रीज कर देते हैं। भट्टी साहब, इस पे अगर फिर काम करेंगे तो फिर AR2 डिस्टर्ब हो जाएगा, फिर फार्मूले काफी सारे गलत हो जाएंगे। छोटी सी बात है, ऑडिट वालों को क्या मसला है इसमें चीज का? इफ्तिखार साहब फार्मूला लगाना है भट्टी साहब ने, उनको इजाजत दीजिएगा। फार्मूले मैं भट्टी अच्छा, साहब के ठीक साथ है। अटैच हूँ, ये बहुत सारे काम डिस्टर्ब हो जाते हैं इससे। Just ये काफी like- दफा हुआ है, एक चीज को ठीक करते हैं तो दूसरी खराब हो जाती है। चले ये देख नहीं, लेते नहीं। हैं, नो प्रॉब्लम। इसका कोई मतलब है AR2 के ऊपर या इसका कोई सोल्यूशन निकाल लेते हैं जी। इसके बाद आ जाते हैं हम पेरोल के ऊपर। पेरोल के ऊपर किसी को कोई इशू है तो वो बताएं जी। पेरोल के ऊपर ना हमारी रिट्रेंचमेंट्स नहीं जी बताएं मिस, क्या आपने कहा? जी पेरोल के ऊपर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो काइंडली वो डिस्कस कर सकते हैं, ताकि हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ फिर जाएं। भाई साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो जी जी भाई साहब, वो पेरोल पे आपसे कहा था कि एक समरी हमें चाहिए 1 पेज की, वो ऐड होगी कि नहीं? कि ब्रांच सारी ब्रांचों का टोटल हेडवाइज हमें चाहिए। वो आपको थोड़ी देर में व्यू हो जाता है, बन गई हुई है, मैंने चेक कर ली है। तो वो आपको मतलब कि ना जैसे डाटा लोड होगा तो वो लोड हो जाएगी। मतलब आज डाटा लोड हुआ तो आज ही मिल जाएगी, वरना ये मैंने इन्हें वैसे कहा कि दिन को डाटा लोड ना करें तो लोग काम कर रहे होते हैं। उस वजह से थोड़े से ये है कि वो डबल एंट्री आ रही थी, तो ये रात को ही डाटा लोड हुआ तो ज़्यादा बेहतर है। तो मैं इसमें देख लेता हूँ, वो क्योंकि कंप्लीट थी तो वो हमें सारी ब्रांचों का अपना सैलरी अप्रूव करने से पहले टोटल चाहिए, ताकि उसमें हम चेकिंग भी कर सकें, किसी में गलती हो तो उसमें उसी वक्त सेट कर सकें। आपके पास लॉगिन है इस वक्त आप सामने? कर लेता हूँ, किया नहीं अभी तक। लॉगिन करें और उसमें पेरोल में सबसे आखिर पे ये पड़ी हुई है, ये पिछले 2 दिन से मेरे ख्याल में ऑन है। मैंने सिर्फ ये है कि बजट से टैली नहीं किया, चल गई है, चला दी हुई है। जस्ट मैंने वेरिफिकेशन अभी तक की, मेरे बंदों ने कर ली है कि ओके है, ताकि जब तक मैं खुद उस चीज को देख ना लूं, कर ना लूं, मैच ना कर लूं, तब तक उसे मैं उसे ओके की आवाज नहीं देता। ये आईडी वाले लॉगिन में दिए या ईमेल वाले में सर? ईमेल में आई हुई है, ईमेल में चेक करें, वहां पे लास्ट पे ये शो हो रही है आपको, ब्रांच वाइज सम ऑफ सैलरी। जो आप कह रहे हैं ना ब्रांच DD और ब्रांच वाइज, ये मेरे 2-3 दिन पहले से लास्ट मेरे ख्याल में जब मीटिंग हुई थी उस वक्त कहा था किसी ने, तो लास्ट वीक में ये बनवा के ऑन करवा दी थी शायद। ये डिस्ट्रिक्ट ननकाना की तरफ से रिक्वेस्ट आई थी कि हमें ये लाजमी चाहिए,
तो आप डिस्ट्रिक्ट ननकाना थी, ठीक है, आपकी तरफ से ही थी, जी सर, ये बन गई, मैंने की पिछले थी वीक सर में। आपसे। ठीक है, आपकी जी, रिक्वेस्ट thank थी और ये रावलपिंडी की रिक्वेस्ट थी कि हमें ये चाहिए, ये उसी लास्ट वीक में ये बनवा के लोड करवा दी थी। आप चेक करें, कोई अगर आपको कोई मसला आ रहा है किसी अमाउंट में तो मुझसे शेयर करें। मेरा नहीं ख्याल कि होगा, क्योंकि 2 लड़कों ने इसे चेक कर लिया हुआ है, ये जी ओके है। ठीक है सर, अगर हुआ तो फिर आपसे शेयर करता हूँ मैं। जी, नेक्स्ट किसी को कोई आगे आगे आ जाते हैं, पेरोल से निकल अस्सलाम गए तो वालेकुम। कैश बुक के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बट साहब एक तो ये मसला है कि जो सैलरी की रिटेंचमेंट है वो नहीं आती, दूसरा ये है कि जब वो मूव इसकी? टू कर देते हैं अच्छा सर हाँ, रिटेंचमेंट जो, दूसरी सर ये हम जब हमारे पास आ जाती है ना मूव टू एडिटर कर देते हैं, यानी कि वो हमारे पास बुकिंग में आ जाती है, तो फर्ज करें 2-4 बंदे हैं, यानी कि बंदे 70-80 बंदे हैं सर, उसमें से हम एक बंदे की निकालना चाहते हैं ना वापस बैक के लिए, गलत है तो सर वो सबसे लास्ट वाला करता है, वो हम जिसको चाहें वो नहीं करता, आप जितना मर्जी सेलेक्ट करके उसको करें ना, वो NDS करता पे नीचे आए। वाला, वो सर 80 बंदे, जी जी, सर 80 एनडेक्स में बंदे आ जाएं, एनडेक्स में आए, ये मुझे शो सर इसको एनडेक्स खत्म कैसे कर स्क्रीन सर शेयर कर दें काइंडली। सर मेरे पास सैलरी तो नहीं ना है, मैं कह रहा हूँ मैंने देखा है सर, आप कर लें, मैं आपको बताता नहीं हूँ नहीं, ये जब आप जो कह सैलरी रहे हैं मैं इसे चेक कर चुका हूँ, मैं इसलिए कहा कि स्क्रीन शेयर करें और मुझे दिखा दे, व्यू करवा दे, लाइव पे सारे लोग देख रहे हैं, आप सर मेरे कार्ड भी हो रही सैलरी है। मेरे पास, सैलरी सर मेरे पास होगी तो मैंने तो किया ना सर, आप ठीक कह रहे होंगे, आपने करेक्ट कर दिया होगा, पहले ये था सर लास्ट है। वाला जाता है वापस, ठीक है, लास्ट अभी वाला आपको जाता है जी। ये ओके है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जिसको रिवर्स करेंगे वही रिवर्स होगा, जिसको होल्ड करेंगे वो होल्ड भी हो जाएगा। सर पहले था ये वाला मसला, पता नहीं, मेरे पहले दूसरा नॉलेज में करता नहीं है, था लेकिन ये मैंने चेक किया कि पहले सर होल्ड भी होता है, लास्ट रिवर्स भी वाला होता है। सर शायद होता है, शुरू में हो लास्ट जो वाला आप कह होता रहे था हैं, हो सकता है शुरू में जी। हो, दूसरा सर रिटायरमेंट का था मसला वो वाला, वो नहीं वो हो भी रहा वो इसमें आप सही कह रहे हैं, वो भी नहीं हुआ, वो नहीं करवाया अभी, क्योंकि वो सैलरी बाकी है कंटीजेंसी डेवलपमेंट का, सर एस्टैब्लिशमेंट के तीसरा ऊपर नहीं मसला लगा। तीसरा सर मसला ये बताया था कि जब हमारे पास सैलरी आखिरी स्टेप पे आ गई है, अगर उसमें डिफरेंस है तो हम किस तरह दूर करेंगे सर उसको, उसमें तो सारा वापस करना जाना पड़ेगा, 4 स्टेप वापस जाके फिर वहां से लेके आना पड़ेगा, उसको मूव जस्ट करके आना 1 पड़ेगा। क्लिक है, आप क्लिक करते जाएं, उसमें 4 क्लिक करने हैं, सारा डाटा पीछे सर 10 आपको बंदे हो क्लिक तो दे फिर दिए हुए हैं। सर 10 बंदे हो तो फिर पीछे लेके जाएंगे हम 4 स्टेप, वहीं पे हो जिस तरह दूसरा सर होता है कंडीशन में नहीं, होता है, वो वहां पे चेंज हो नहीं करते हैं। सकता, वो इसलिए नहीं सकता है, इसमें आपको जो रूल्स आपको अलाउ करते हैं वो बजट अप्रूवल है। अगर वहां पे जी चेंज जी करेंगे, आपने बजट अप्रूवल पीछे दी है, उसके आगे आप स्टेप जी करके आगे आ गए, लेकिन आपको मैंने जी ये ऑप्शन दी है कि आप जब रिवर्स जा रहे हैं आप एमओएफ को भी बैक ले जाएंगे, एमओएफ ने जो आपको करके भेजा आप उससे ऊपर से गुजर के पीछे चले जाते हो इस स्टेज पे, जी सर वापस वहीं से पहले आप फिर पहले आगे स्टेप पे ले जाना आए। पड़ेगा। जी जी, ठीक है आप जब आपके पास है ना इसकी पावर, जो एमओएफ जी के पास जी पावर है जिसने उसे भेजा, आप उसे वापस बजाय के एमओएफ को दें, वो आपकी मर्जी है। अगर सर जब हम एमओएफ जाके अवेलेबल नहीं है, सर जब हम वापस ले जाएंगे तो जब उस जाके चेंज करेंगे तो उसकी रिटेंचमेंट बनेगी नहीं, फिर वो बनेगी नहीं, वो तो सीधा दोबारा लेके आ जाएगा। जब हम पीछे 4 स्टेप लेके जाते हैं पहले स्टेप पे, तो जब वहां से हम ठीक करेक्ट कर देंगे अपने जी मुताबिक तो वो जी, वो रिटेंचमेंट मैं आपके अकाउंट के ऊपर लगाऊंगा कि जब आप अपने अकाउंट से करेंगे तो रिट्रेसमेंट को अलाउ करें, अगर वो अपने अकाउंट से करेंगे तो तब ना करें, ठीक है वो सर, ओके सेपरेट सर, ये अकाउंट है ठीक ना। अगर आप जी किसी जी गलती को पकड़ के सही करवा रहे हैं, पैसे सेव कर रहे हैं, तो वो रिट्रेसमेंट है। अगर वो जी एमओएफ जी खुद से पकड़ के सही कर रहा है तो वो नहीं है, वो उसी का ऐड है। ठीक आपके होगा लॉगिन सर। को इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपके लॉगिन से चेंज होगी तो वो एज अ रिट्रेचमेंट शो होगी, आपके कॉलम में आ जाएगी। अगर उसे एमओएफ करेगा तो वो आपकी चीज नहीं होगी कंसीडर, वो एमओएफ ने कोई गलती निकली तो उसने पकड़ के सही कर दी। ओके सर, ये ठीक है, ये बेहतर हो जाएगा। थैंक यू सर। वेलकम जी। किसी और का कोई अस्सलाम क्वेश्चन है तो वालेकुम बताएं। पेमेंट्स बुकिंग के ऊपर, पोस्ट पेमेंट के ऊपर, बैंक फी अभी तक काफी लोगों को नहीं समझ आ रही कि बैंक फी कैसे देनी है। वो मुझे आज सुबह भी कॉल आ रही थी कि सर बैंक फी देनी है, चेक नंबर आपने फिक्स कर दिए हैं। बैंक फी तो हमने बैंक को चेक दिया ही नहीं, उन्होंने हमने चेक बुक ली थी, उन्होंने हमारे पैसे काट लिए। हमने इसमें हमने आपको बैंक फी दी हुई है, आपने बैंक फी के पैसे एमओएफ या सीओ के हेड में रखने होते हैं। बैंक फी का एक कोड है, उसमें अगर आपने पैसे रखे हुए वहां जाके क्लिक करें और जो आपके पास बैंक फी की स्क्रॉल आया हुआ, वो कोड आया होता कोई ना कोई, वो कोड टाइप कर दे, सेव कर दे, डाटा सेव हो जाएगा, उसमें चेक की कोई जरूरत नहीं है और वो सीधा वेरीफाई में जाएगा। आपने जैसे उसे सेव करना वेरीफाई हो जाएगा कि आपने ये पैसे हिट कर दिए हैं। और उसके बाद रसीद आपको पहले बता चुका हूँ। ओएसआर फंड के ऊपर मेरे ख्याल में लास्ट रावलपिंडी का क्वेश्चन था। ये रावलपिंडी हमारे पास लाइव है, एमसी रावलपिंडी जी। ओएसआर के ऊपर, ओएसआर फंड के ऊपर, चेक कैंसिल, चेक रिप्लेस, किसी के ऊपर कोई प्रॉब्लम है तो बताएं, वरना हम नेक्स्ट मॉड्यूल की तरफ मूव कर जाएं। फाइनेंशियल मॉड्यूल्स के ऊपर पूरे के ऊपर किसी को कोई भी इशू है तो डिस्कस कर सकता है, वरना हम एसेट की तरफ मूव कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर।
वालेकुम सलाम। ये सर मैंने पहले भी क्वेश्चन किया था सर, वो जो है ना हमारा पेरोल के ऊपर है ये सर। इनकम टैक्स जो है ना बिल निकालते हैं उसमें ज्यादा कट जाता है, फिर बैंक एडवाइस में जो है ना कम हो जाता है सर। काइंडली इस पे चेक करें, मैंने व्हाट्सएप भी किए थे सर। ये इस मेरे बार नंबर भी पे काइंडली आप दोनों व्हाट्सएप करें, जो आपने जैसे ही आपने प्रिंट निकाला, जहाँ से बुकिंग की उसने शो करवाया, जहाँ से फाइनेंशियल सर। प्रोफाइल है, पीएफ जी सर। पर्सनल फाइल है, जहाँ से फाइनेंशियल प्रोफाइल जनरेट हुई है, उसकी एक तस्वीर जी सर। खींच ले। जहाँ से आप करें वो ज्यादा काट लाए कि उसकी तस्वीर खींच के मुझे काइंडली शेयर ठीक। कर दें, मैं देख लेता हूँ, क्योंकि फार्मूला चेंज नहीं हो सकता। ये है कि आप ठीक चेंज सर। कर दें तो किसी भी स्टेप पे चेंज हो सकता है, लेकिन ऑटो जी सर। कैलकुलेशन खुद चेंज हो जाए तो वो मैं चेक कर लेता हूँ। जी सर। हो भी ऑटो है ना सकती है वो कि इसमें 13 बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये कि हो नहीं सकता ऐसे। दूसरी मर्तबा ऐसे हो रहा है सर। नवंबर की सैलरी में भी हुआ था, दिसंबर की सैलरी में सर हमारा हुआ है। वो वो मुझे मैं काइंडली आपको शेयर कर व्हाट्सएप दे, मैं देख। अच्छा ये अच्छा ठीक है, मैं समझ गया। आपने नवंबर दिसंबर की सैलरी इस माह बनाई है? जी सर। तो मैंने तो यकम या दिसंबर में स्टार्ट में फार्मूला लगा दिया, सारी इंक्रीमेंट लगा दिए। मैंने वो मैसेज भी किए थे इंक्रीमेंट तमाम ग्रुप के अंदर, लोग मुझे कॉल कर रहे थे, हमने सैलरी बनानी है, दिसंबर की सैलरी में इंक्रीमेंट है, और वो पे स्केल वाइज है, स्केल वाइज इंक्रीमेंट जो है उनकी बढ़ती है। वो मैंने फार्मूला लगवा के पूरे पंजाब की सैलरी अपडेट करवा दी थी। अब आप जी सर। यहाँ वो बैठ के annual पिछली increment सैलरी लग को गई जब भी सर। आप करेंगे तो वो आपको सैलरी मौजूदा देगा, और इनकम टैक्स जारी बात है वो करंट सैलरी पे काट रहा होता है। आपका जो क्वेश्चन है वैलिड है, लेकिन ये है कि आप उसकी बेसिक पे को भी कम कर दें, जी सर। क्योंकि आपके पास जो डाटा आ रहा है वो इंक्रीमेंटल आ रहा है, कि वो ना पे करते रहिएगा। वो हमने सर बाकी सब ठीक होता है, जब बिल निकालते हैं ना सर पहले अप्रूवल से पहले, वहाँ पे 1388 रुपए वो काट लेता है। मैं ये भी मैं देख लेता हूँ, क्योंकि हमने जो है ना दिसंबर में ही सैलरीज को अपडेट कर दिया था पूरे पंजाब की पे स्केल वाइज, जो आपके स्केल में आपकी इंक्रीमेंट थी जी सर। वो हमने वो यहीं ठीक से हो गया सेंटर से कर दी थी। जी सर। मुझे लग रहा है शायद उसका वो देख लेते हैं, कोई मसला नहीं, वो भी मैं चेक कर लेता हूँ। बैंक एडवाइस में सर वो काम कर देता है, फिर वो निदान टैली नहीं होता सर। मुझे काइंडली शेयर कर दीजिएगा, मैं चेक कर लेता हूँ, फिर भी चेक कर लेता हूँ। ये किसी भाई का कोई ओके और सर। इशू है तो बताएं जी। ये किसी का कोई भी इशू फाइनेंस के ऊपर, ओएसआर फंड के ऊपर, चेक रिप्लेस के ऊपर, चेक कैंसिल के ऊपर। अगर सर फिर सैलरी विद ऐड करनी हो किसी की बिल पहले, वो मतलब सैलरी की प्रिंट निकालते वक्त वो कैसे कर सकते हैं सर? सैलरी का क्या ऐड करना है? विद ऐड करनी हो किसी की, या किसी की सैलरी काटनी हो सर, तो वो जो हमारे होते हैं वर्क चार्ज, उनकी जो है ना गैर हाजिरियां होती है। जी 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 जी, वो आपने मुझे आप बताएं, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ किसकी काटनी है, मैं आपको लाइव से चेक करवा देता हूँ, ताकि आपको याद रहेगा मैंने किस स्टेप पे जी क्या सर। किया है। जी सर। स्क्रीन आपको आ गई, नजर आना शुरू होगी स्क्रीन? जी सर। ये पेरोल आ गया, या मंथली सैलरी अप्रूवल आ गई। किस एलजी जी से सर। मुझे काइंडली डिवीजन डिस्ट्रिक्ट बताइएगा अपना। डिस्ट्रिक्ट सर राजनपुर सर, बीसी राजनपुर। ये रहेगा, पहले आ गया जनाब जी जी कहाँ? खान सर। राजनपुर। जी राजनपुर में कौन सा? रुझान डीसी राजनपुर, राजनपुर सर। डीसी राजनपुर। जी सर। किसकी, एमओएफ साइड पे, आईएनएस की साइड पे? आईएनएस की होगा डिलीवरी। एमओएफ सर। एमओएफ की डिलीवरी की काटनी है। जी सर। ये किस ब्रांच में? अकाउंट साहब जनरल ब्रांच, रेवेन्यू ब्रांच? फॉर एग्जांपल कोई दिखा दे सर किसी की। नहीं, मुझे बताएंगे ना, डाटा जिसमें आएगा मैं उसी में काटूंगा। आईएनएस की है सर, फिर वो वर्क चार्ज की होती है उनकी जो है ना गैर हाजिरियां। वो आईएनएस की, वही मैं आईएनएस सिलेक्ट किया था, आईएनएस वर्क चार्जेस तो होते हैं। बट साहब वर्क चार्ज का कह रहे हैं, वर्क चार्ज की तो सैलरी नहीं है पेरोल पे। नहीं आ गई हुई, है लोगों ने सर। डाल दी है, कोई मसला नहीं है, अगर डाल दिया है तो ये चलाएगा। मंथली सैलरी अप्रूवल, पीजी खान राजनपुर, डीसी राजनपुर। ये स्क्रीन आपको शो हो रही है? जी जी सर, मैं देख रहा हूँ। ये मैं जनवरी में बनाने जा रहा हूँ। ये अप्रूव से पहले आपने डिटेल में गए? जी सर। एक अप्रूव नहीं की, मैं डिटेल में आ गया। डिटेल में मेरे पास ये पूरी डिटेल आ गई है बंदों की। जी सर बिल्कुल। मैं किसी को पकड़ के चेंज कर देता हूँ। मैं कहता हूँ जी, अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, मैंने ये बंदा पकड़ा, एग्जाम्पल है। जी सर। डिटेल पे गया, अब इसके 31 डे है, मैं यहाँ कर देता हूँ 15 दिन। मैंने 15 दिन किए तो ये 15 दिन की सैलरी बन गई है। नहीं बनती ना सर, ये 15 दिन की सैलरी आ गई। अगर मैं कहता हूँ कि नहीं ये मेरे 10 दिन है,
कैलकुलेट किया तो ये 10 दिन की सैलरी बन गई है। अगर मैं कहता हूँ कि 5 दिन है, ये मैं जो टाइप करूंगा यहाँ पे वो सैलरी आ जाएगी। ठीक है जी, मैं इसे 31 दिन वापस करता हूँ, कैलकुलेट कर देता हूँ, 31 डेज हो गए। मैं कहता हूँ दूसरा इसके कोई एरियर है वो देना चाहते हैं, मैं कहता हूँ इसमें एरियर है इसका कोई 30,000 था, इसमें कोई 12,000 था। जो आप एरियर देना चाहते हैं आप यहीं से एरियर भी दे सकते हैं उस माह में, यहीं से डिडक्शन भी कर सकते हैं उसकी सैलरी की। ठीक जी सर। कोई इसमें कोई लेकिन सर- समझ आई कि नहीं आई? दोनों चीजें यहीं से हो वो रही हैं। सर मैंने किया था 26 डेज किए थे, 4 जो है ना सर उनकी गैर हाजिरी थी, वो फिर सैलरी वही देता था सर। मैं वो चेक करवा लेता हूँ, वो मैं देख लेता हूँ, अगर सैलरी वही देता है तो सैलरी वही देता था, 31 डेज की दे देता था। मैंने उसको 26 किया हुआ था सर। ठीक है। मतलब ऐसे करने से वो करेगा, एरियर भी यहीं से देने, अगर एरियर देने तो ये चेक बॉक्स है जो आप कह रहे हैं ना वो नहीं कर रहा, वो मैं चेक करवा लेता हूँ। एरियर और डिडक्शन दोनों चीजें इस पेज से होती हैं। यहाँ से मैं बैक करूंगा तो मैं इस पेज पे वापस आ गया। ठीक हो गया सर। इसमें किसी और की करना चाहूँ तो मैं उसके एडिट में जाके कर सकता हूँ। जी किसी और भाई का कोई क्वेश्चन है तो बताएं। बट साहब डिस्ट्रिक्ट काउंसिल चेक करते हैं हमारी तरफ, वो शो नहीं हो रहा जो आप कह रहे थे ना, दिया लिंक वो नहीं आ रही ब्रांच वाइज समरी जो है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल गाना साहब को। एक मिनट मैं यहाँ से दोबारा स्क्रीन शेयर कर दूं आपको। सर आपकी तरफ आ रही, मेरी तरफ नहीं आ रही, मैंने खोला अभी लॉगिन आपको। अच्छा वो आपको एक्सेस नहीं है, ठीक है। हाँ जी एक्सेस नहीं सर, ये पड़ी हुई नजर आ रही है आपको? इधर आ गई लेकिन मैंने अभी चेक किया सारे लॉगिन में हमारी तरफ नहीं आ रही है। मैं ये चेक करवा लेता हूँ। लाहौर, ननकाना, डीसी ननकाना, मंथ जनवरी की सैलरी नहीं बनाई सर जनवरी तो अभी चल रहा है, ये फरवरी जी। दिसंबर तक। ये दिसंबर की सैलरी आ गई जो आपकी रिक्वायरमेंट थी कि मुझे वो शेप में आ जाए। यही थी कि वो ब्रांच वाइज और डीडीओ वाइज और ब्रांच वाइज क्लब हो जाए। ठीक है, ये मुकम्मल टोटल आ गया इनका। जी ये टोटल आ गया, खत्म हो गई ये सारी सैलरी आपकी। और नीचे टोटल लगवा देता हूँ ताकि सबके नीचे टोटल आ जाए। हाँ टोटल लगवा दे सर, मैं जरा वेरीफाई ठीक है। करने में आसान रहेगी। ये मतलब कि जो आपकी डिमांड थी ये है, नीचे टोटल लगवा देता हूँ, इस साइड पे भी टोटल आ जाए और नीचे भी आ जाए, दोनों साइड पे टोटल आ जाए। जी ठीक हो गया। मैं करवा देता हूँ, ये भी करवा देता हूँ। और असेस भी मेरे भी असेस आ रही है मेरे को। एक्सेस मैं दे देता हूँ आपको। जी अब आ जाते हैं हम मूवेबल की तरफ। मूवेबल एसेट आ गया हमारा। मैडम सारा यूसुफ अपना माइक बंद करें प्लीज। एपीओ मैडम सारा यूसुफ अपना माइक बंद करें। अब हम आ जाते हैं इमोबल। इमोबल मैंने पहले कहा था बिलिंग का, जो प्रॉपर्टी की बिलिंग है उसमें चाहे खोखे हो, चाहे वो लैंड हो, चाहे वो बिल्डिंग हो, चाहे वो कोई प्लाजा हो, चाहे वो कोठी हो, कोई भी बिल्डिंग जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है उसकी बिलिंग से पहले इसमें डाटा होना लाजमी है। अगर इमोबल में डाटा नहीं होगा आप उसकी बिलिंग नहीं कर पाएंगे। इस वक्त जो हमारी आईटीज बिलिंग कर रही है उन्होंने इसमें डाटा अपडेट कर दिया है और आपको बताया तो मैंने कहा 35 की फिगर थी जो इसमें काम, जिन्होंने डाटा को अपडेट किया जो काम कर रही, बाकी डाटा को अपडेट कर रही ना कोई इसमें काम कर रही है। काइंडली तमाम से लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने डाटा को काइंडली इसमें एक दो अपडेट कर लें। इशू हो तो हमारी टीम मौजूद है, हमारी टीम डिवीजन में भी मौजूद है, डिस्ट्रिक्ट में भी है और हेडक्वार्टर में हम भी मौजूद हैं। हम आपको मुसलसल हर फोर्टनाइटली ये ट्रेनिंग हमारा सिलसिला कंटिन्यू है। तो अगर आपको प्रॉब्लम आता है तो हमसे डिस्कस भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। इसमें डाटा डलेगा तो नेक्स्ट आप जाएंगे बिलिंग की तरफ। अदरवाइज आप बिलिंग प्रॉपर्टी की बिलिंग की बात करो, वाटर की नहीं, हम नहीं कर पाएंगे जब तक ये अपडेट नहीं होगा। इसमें अगर किसी को कोई इशू है तो वो डिस्कस कर सकता है, वरना हम नेक्स्ट स्टेप मूवेबल की तरफ मूव करें। जी इसके बाद हम आ जाते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल के ऊपर कोई 50 लोग हमारे काम कर रहे हैं जिन्होंने अपना एसेट को डालना शुरू किया। मूवेबल का मतलब वो एसेट है जो आपके मूवेबल है, उसमें आपकी व्हीकल्स हैं, आपकी मशीनरी है, आपकी इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, आपकी मैकेनिकल, आईटी इक्विपमेंट और अदर जो छोटे मोटे आपके एसेट है उसमें सारे आ जाते हैं। इसमें लोगों ने अपने एसेट तो डालने शुरू कर दिए हैं। अमाउंट भी साथ डाल रही है कि कौन सी, क्योंकि इसमें जो अमाउंट है वो परचेज अमाउंट ना भी डाले तो कम से कम बुक वैल्यू डाल दें। अगर स्टार्ट से एंट्री वहाँ उसकी परचेज अमाउंट डाल दें, जो लास्ट फॉर्म है वो बुक वैल्यू पूछ रहा है कि इसकी आज की बुक वैल्यू क्या है, इसकी क्या इसको स्टेटस है, उसकी कंडीशन क्या है, वो हर चीज़ हमने सॉफ्टवेयर में दी हुई है। तो जैसे जैसे आप डाटा डालेंगे इसे पूरा फिल करते जाएंगे, आपको समझ आती जाएगी
इसका यूजर मैनुअल आपके पास है, अगर ना समझ आए यूजर मैनुअल को ओपन करें, साथ साथ जैसे ये सॉफ्टवेयर बना हुआ वैसे ही वो यूजर मैनुअल क्लिक करते जाएंगे, सॉफ्टवेयर आपको उसी तरह फैसिलिटेट करेगा, आप मतलब कि जो डाटा एंट्री करना चाहते हैं आप इजीली कर पाएंगे। अब हम जाते हैं ई बिलिंग की तरफ। ई बिलिंग के ऊपर भी मैंने बताया कि जो वाटर और शॉप के ऊपर लोग काम कर रहे हैं, प्रिंट निकाल रहे हैं, वाटर के भी प्रिंट निकाल रहे हैं, शॉप के भी निकाल रहे हैं, उनका स्टेटस भी आ रहा है, उनकी मतलब कि डैशबोर्ड है, बल्कि मैं डैशबोर्ड आपको व्यू ही करवा दूँ साथ साथ। सबसे पहले हमने इमूवल का देखा था, ये इमूवल का डैशबोर्ड है। इमूवल में हमें ये बता रहा है कि हमारी प्रॉपर्टीज कितनी है, कमर्शियल कितनी है, लिटिगेशन कितने केस के है, मंथली रेंट कितना, हमारे एरियर बकायदात कितने हैं, मेट्रोपॉलिटन में कितनी है, कारपोरेशन में कितनी है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में हमारी प्रॉपर्टी कितनी है और म्यूनिसिपल कमेटी में कितनी है। फिर उसके ऊपर ऑन नॉट ऑन मैनेज यह चीजें आ जाती है। बास प्रॉपर्टी इनकी अपनी है, खुद ही ये मैनेज कर रहे हैं, मीन्स कि वो ऑन भी कर रहे हैं, मैनेज भी कर रहे हैं। लेकिन बास प्रॉपर्टी रेवेन्यू डिपार्टमेंट की है या अदर डिपार्टमेंट की है, ये सिर्फ ऑन कर रहे हैं, उसे मैनेज कर रहे हैं, ऑन नहीं करते। उनकी जो फाइल्स है या उसकी रजिस्ट्री भी रेंट के नाम की नहीं है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की है। ये शॉप से या उन लैंड से, उन चीज़ों से ये रेंट वसूल कर रहे हैं, ये नॉट ऑन बट मैनेज। लेकिन बात चीज़ें ऐसी हैं कि इनकी हैं, ये ऑन कर रहे हैं लेकिन मैनेज नहीं कर रहे। जैसे 112 का ऑफिस है या पुलिस स्टेशन है या कोई इनकी बिल्डिंग स्कूल की है या हेल्थ की है, ऑन तो कर रहे हैं, इन्हीं की नाम पे है, लेकिन ये मैनेज नहीं कर रहे, मैनेज नहीं कोई अदर डिपार्टमेंट कर रहा है। इसी तरह ये कॉलम आ रहे हैं, उनके रेंट एग्रीमेंट आ रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें शो हो रही है, कितने के एग्रीमेंट थे, कितने एक्सपायर हो गया, कितना मंथली रेंट है, कितना एरियर, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डैशबोर्ड पे आ रही है। डैशबोर्ड हमारा क्लिकेबल, हर चीज़ हमने पहले भी दी हुई है। दूसरा डैशबोर्ड हमने डिस्कस किया है मूवेबल का। मूवेबल में व्हीकल्स है, मशीनरी है, फर्नीचर है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स है, इलेक्ट्रिकल आइटम्स है, IT इक्विपमेंट और अदर एसेट, जो छोटी मोटी चीज़ें आ जाती हैं एसेट की, जैसे वो ड्रिल मशीन है, कुछ छोटी चीज़ें हैं वो अदर एसेट में आ जाती हैं। उसमें भी ये स्टेटस है आपकी LG कैटेगरी वाइज, नीचे आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज, LG वाइज सारा स्टेटस मौजूद है कि किसने कौन सी डाटा एंट्री की है, उसमें कितनी रिपेयर का खर्चा है, कौन सी परचेज का खर्चा है। तमाम डैशबोर्ड हमें फैसिलिटेट एडमिन को कर रहा होता है कि किस LG ने कितनी इसमें एसेट डाला हुआ, कितनी अमाउंट का वो एसेट है। उसके बाद आ जाती है हम डैशबोर्ड आ जाता है हमारा ई बिलिंग का, जिसके ऊपर हम लास्ट डिस्कस कर रहे थे। ये ई बिलिंग का डैशबोर्ड है हमारा। इसमें ये हमें बता रहा है कि कितने लोग बिलिंग कर रहे हैं, कितने लोग नहीं कर रहे हैं। इसमें समरी शीटें बनी हुई हैं, इसमें हर चीज़ अवेलेबल है। ये लास्ट जो बिलिंग है जनरल बिलिंग, इसके ऊपर काम हो रहा है, ये इंशाल्लाह जल्दी आपको दे देंगे, जिसमें आप TTIP, बिल्डिंग अप्रूवल फी, कन्वर्जन फी, NOC, लाइसेंस वगैरह का आप बिलिंग वगैरह निकाल सकेंगे। वाटर और प्रॉपर्टी वगैरह की हमारी बिलिंग हो रही है, उसका स्टेटस आ रहा है, जिसके रेंट भी आ रहे हैं, उनकी काउंट भी आ रहा है कि प्रॉपर्टी है तो कितनी है, अगर वाटर है तो कितने कनेक्शन है, जिसके वो बिल वगैरह निकाल रहे हैं। इसके किसी के ऊपर किसी का क्वेश्चन है तो ठीक है, वरना अब मैं मूव करने लगा पेंशन मॉड्यूल की तरफ, क्योंकि उसे मैंने ऑपरेट करना है। इनकी हमने पिछले कुछ मतलब कहने का 8-10 माह से इसको हम ऑपरेट भी कर रहे हैं, एक एक चीज को देख भी रहे हैं। अब जो है इनकी जो मॉड्यूल्स हम कर चुके हैं, उनके जो प्रॉब्लम्स या इशू आपके सामने आ रहे हैं, उनकी हम डिस्कशन करेंगे। जो नई रिपोर्ट्स आपको चाहिए या कोई नई डिमांड है कि नई चीज़ है किसी तरह से आ जाती है, रिपोर्ट्स ऐसी भी होनी चाहिए। जैसे अभी उन्होंने कहा था ये रिपोर्ट्स ये होनी चाहिए, हमने वो रिपोर्ट डेवलप करवा दी है। कोई नई चीज़, कुछ चीज़ आपको चाहिए वो आप बताएं, वो नई भी इंशाल्लाह इसमें अनाउंसमेंट हो जाएगी। जो रूल्स में चीज़ें हैं वो हम पहले बना चुके हैं, इसकी DNC है, अनपेड, पेड, सेक्टर वाइज, क्वालिटी वाइज, वो सारी चीज़ें में रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं। अब आ जाते हैं हम पेंशन मॉड्यूल की तरफ कि पेंशन मॉड्यूल क्या है। सबसे पहले हम पेंशन मॉड्यूल की तरफ आ जाते हैं। इसमें 2 तरह के जो है पेंशन कैश बुक आपकी रेडी होनी है, एक है LGS पेंशन, एक है LCS पेंशन। LGS पेंशन जो है वो है आपके वो स्टाफ जो PLGB का स्टाफ है, तो और जो LCS पेंशन है वो है जो लोकल स्टाफ है, आपका इंटरनल स्टाफ है वहाँ पे जो मौजूद है, वहीं से वो आया है और 16 ग्रेड तक मैक्सिमम वो जा सकता है जो आपका लोकल स्टाफ है। जो LGS का है वो 2021 तक उनका स्टाफ आ सकता है। इनकी 2 मुख्तलिफ कैश बुक है। अभी मैंने LGS की कैश बुक ओपन किया है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मेरे पास डाटा आ गया। यहाँ पे मेरे पास लगा हुआ रिटायरमेंट फ्रॉम टू बिटवीन की क्यूरीज लगी हुई है, सारी चीज़ें इसमें मौजूद है। एक पर्सन जो रिटायर हुआ है इसके पास इसका नाम मेरे सामने आ रहा है, मैं इसकी एक्शन में जाता हूँ, इसे व्यू करता हूँ तो मेरे पास इसकी तमाम हिस्ट्री, इसकी डिटेल जो इसमें डली हुई थी HR में वो मुझे शो हो जाएगी। ये कब बंदा डला है, किस डेजिग्नेशन पे था, कब इसकी डेट ऑफ बर्थ है, कब इसकी ज्वाइनिंग थी, कब इसकी रिटायरमेंट हुई है, वो सारी की सारी चीज़ें मुझे यहाँ शो हो रही हैं। आपसे जो डिस्कस करने वाली चीज़ें हैं वो मैं अभी बताता हूँ। उसमें कोई अमेंडमेंट करवानी है, उसमें एनहांसमेंट करवानी है, उसमें अप्रूव करना है किसी ने कुछ और, को ये भी चीज़ आनी चाहिए,
ये कॉलम में से ये कॉलम होना चाहिए, क्योंकि जो रूल्स में चीजें हैं वो तो हम डाल रहे होते हैं, जो फिजिकली काम हो रहा था वो आपको पता है एग्जैक्ट रूल्स के ऊपर नहीं हो रहा था, उसमें बहुत सी चीजों के कॉलम आपने ऐड भी करवाए होते हैं। बाद ऐसे कॉलम होते हैं जो नेसेसरी होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं आपकी काम के ही नहीं होते, उन्हें आप वहां से रिमूव किए होते हैं। एक मैंने प्रोफाइल क्लिक की, वो मेरे पास सामने आ गई, मुझे शो हो गई है। इसमें सबसे पहले रिटायरमेंट है, रिटायरमेंट इन सर्विस है या नो है। इन सर्विस का मतलब उसने मेडिकल ले लिया, या उसने वैसी रिटायरमेंट ले ली, या उसे जबरन रिटायर किया जा रहा है। अगर मैं यस करता हूँ उसे कि यस है, तो मुझे ये रिटायरमेंट डेट पूछेगा कि कब उसने रिटायरमेंट ली। कैटेगरी मेरे पास ये आ गई है कि वो इनवैलिड पेंशनर है, एंटिसिपेटरी पेंशन है, कंपल्सरी रिटायरमेंट है, वोटरनी रिटायरमेंट है, कौन सी रिटायरमेंट है। अगर मैं नो कर दूंगा, ये जो डेट ऑफ मेरे पास आ रही थी रिटायरमेंट जो आपको शो हो रही है, ये आना खत्म हो जाएगी जैसे मैं नो करूंगा। अब इसकी जो रिटायरमेंट है जो इसकी बनती है 12 अप्रैल 2022, वही इसकी रिटायरमेंट है, काउंट होगी कि ये वो रिटायरमेंट है। अब मैं इसके कहता हूँ ये सुपरएनुएशन रिटायरमेंट थी, उसने कितने साल सर्विस की, मेरे पास आ गई, डेट ऑफ बर्थ आ गई, डेट ऑफ रेगुलेशन आ गई और सुपरएनुएशन डेट आ गई। मैं कहता हूँ इसकी बेसिक पे थी 1 लाख, यूं कर दिया मैंने, इसकी बेसिक पे 1 लाख है। इसमें मैंने लास्ट ये पीएलजीबी को दिखाया था, उन्होंने कहा इसमें मजीद चीजें ऐड कर दें। बेसिक पे है, पर्सनल पे है, और इसका एक और चीज थी और अभी मैंने ऐड की है, इसमें 3 चीजें ऐड की हैं इसमें, बेसिक पे, पर्सनल पे और एक 4 था सीनियर पोस्ट अलाउंस। कि इसकी 3 चीजें रिटायरमेंट के ऊपर यूज हो रही होती हैं, जो 20वें स्केल या 19वें स्केल से रिटायर होते हैं। सीनियर पोस्ट अलाउंस भी साथ आएगा, बेसिक पे, पर्सनल पे। वो बेसिक पे की जब स्लैब्स खत्म हो जाती हैं तो पर्सनल पे में उसकी इंक्रीमेंटल जो सैलरी वो शुरू हो जाती है साथ इसको, कि 2 हेड मैनेज करता है। जैसे 1920 में स्केल में जाता है तो उसका सीनियर पोस्ट अलाउंस भी साथ स्टार्ट हो जाता है। तो उन्होंने ऐड करवाई थी, इसमें 2 कॉलम और ऐड करें जो कैलकुलेशन में आएंगे। तो ऐसे मैं कैलकुलेट कर देता हूँ, मेरे पास ये आ गई जी, ग्रॉस पेंशन इसकी ये होगी। अब मैं कहता हूँ इसका पीपीओ नंबर कोई भी जो है एलएफ ने डाला था उसकी स्टार्ट डेट में ऐसे ही कोई डमी डाल देता हूँ, डेट को स्टार्ट हो रही है। बैंक को ही सिलेक्ट कर दिया मैंने, ब्रांच कोड को ही दे दिया, अकाउंट नंबर उसका मैं डमी डाल देता हूँ। अब मैं पूछता हूँ वो कंप्यूटर करनी या नहीं करनी। अगर नहीं करनी, नो करूंगा, तो उसकी पूरी की पूरी ये आ गई है, मेडिकल लॉस इतना बना, 25% डाला तो उसका मेडिकल लॉस जो 20% है वो इतना था, 25 और जो उसका था 20 का 25% इसका वो इतना है, टोटल मेडिकल लॉस इतना है। बाकी ये मेरे पास सारे फार्मूले हैं कि वो अगर 1975 से तकरीबन रिटायरमेंट शुरू हुई है, वहां से लेके अब तक के मेरे पास फार्मूले हैं। मैं इसे कंप्यूटर करवा देता हूँ कि उसने कंप्यूटर करनी है। जैसे ही मैंने कंप्यूटर पे क्लिक किया तो उसने उसकी एज पकड़ी, एज के ऊपर जो उसका नंबर ऑफ परचेज का फार्मूला है 12.37 का खुद ब खुद आ गया, जो टेबल में मौजूद है कि इसकी जो कंप्यूटेशन है वो इतनी है, जो ग्रेजुएटी वो इतनी बनती है। इसे सिस्टम खुद पकड़ रहा है, उसकी एज से पकड़ेगा। दोबारा जब ये बहाल होनी है तो वो भी सिस्टम कर रहा होगा, सिस्टम को पता है कि 12 साल बाद होनी है, वो एज के हिसाब से आपकी दोबारा होती है। दोबारा आपको जो आपकी 35 काटी गई है वो एज के हिसाब से है। अगर 60 पे काटेगी 72 पे आपकी दोबारा वो आपकी 100% हो जाएगी, और जो आपकी 35 थी तो वो वहीं से लेके इंक्रीमेंटल हो गए वो 100%, जो जब वो 72 का होगा तो उसे मिल जाएगी। अगर उसने 40 में अगर रिटायरमेंट ली है, 41 में, 2 में, 3 में, 40 और 40 से अबव टेबल मौजूद है, उसमें जो परचेज हो ये फार्मूला होगा, ये खुद कैलकुलेट सिस्टम करेगा, सिस्टम का लिंक है तमाम चीज़ों के साथ, वो खुद उठा लेगा। फिर ये है कि अगर वो बंदा पुराना को रिटायर्ड था, वो फैमिली पेंशन है, केस है, ये सारी चीज़ें मौजूद है, जैसे जैसे वो कोई करता जाएगा वो चीज़ें आती जाएगी। मैं कहता हूँ ये हम 2010 से लेते हैं, इसे ये भी लॉन्ग से लेना है। तो इसकी पेंशन इतनी मंथली, क्योंकि मंथली इसलिए इतनी है कि मैंने कंप्यूटर कर दी है, उसे ग्रेजुएटी पे कर रहे हैं, ये उसकी ग्रेजुएटी पे हो रही है। अगर ग्रेजुएटी ना करते, अगर मैं इसे नो कर दूं तो उसकी पेंशन बढ़ जाएगी। अब मैंने नो कर दिया तो अब इसकी पेंशन बढ़ जाएगी। अगर मैं इसे दोबारा कैलकुलेट करता हूँ, इसमें यस ही कर देता हूँ। अब मैं 1-2 चीज़ें आपको नीचे सेलेक्ट कर देता हूँ। मैं कहता हूँ उसने एक ये ले लिया, एक उसने ये ले लिया, एक उसने ये भी ले लिया। तो अब उसकी पेंशन इतनी है। फिर वो क्या कहता है, पेंशन टोटल इतनी है, मेडिकल इतना, टोटल पेंशन इतनी है। फिर वो कहता है कि पेंशन होल्ड करनी है, आप कहते हैं यस। पेंशन होल्ड लास्ट भी हमारी डिस्कस हुई थी, पेंशन होल्ड क्यों की जाती है।
कि उसने किसी और डिपार्टमेंट में सर्विस की या किसी और एलजी में सर्विस की, ये एलसीएस की बात कर रहा हूँ, तो उसने उसका पोर्शन उसे नहीं सेंड किया, तो वो जितना पोर्शन उसने वहां पे ड्यूटी की वो अपनी देखेगा, मेरे पास इतनी देर रहा, इतने इसका टोटल ईयर था, इतनी ईयर मेरे पास रहा, उतनी ईयर की हमने काटी जो इसकी पेंशन कंट्रीब्यूशन, वो उसकी कंप्यूटर जो है ग्रेजुएटी वो दे देगा और उसकी पेंशन स्टार्ट कर देगा जो उसकी तरफ है। या वो बाकी जो उसने किसी और डिपार्टमेंट में किसी और एलजी में सर्विस की थी, जब तक उसका उधर से शेयर उसे रिसीव नहीं होगा तो वो कंटिन्यू करवा देगा। अगर जैसे ही वो रिसीव होगा तो उसकी 100% शेयर शुरू हो जाएगी। होल्ड करनी है, टोटल सर्विस होल्ड कितनी करनी है, पेंशन अमाउंट कितनी है होल्ड करनी है, और कंप्यूटर कितनी ग्रेजुएटी कितनी होल्ड करनी है, यहाँ पे वो डाटा डाल देगा। नो करेगा तो उसकी वो जो ऊपर आ रही है ये सारी स्टार्ट हो जाएगी। फिर उसके साथ अटैचमेंट है, क्योंकि लास्ट वीक मेरी फ्राइडे को मीटिंग थी डायरेक्टर फाइनेंस और डायरेक्टर एलएफए और इसका फाइनेंस से और डायरेक्टर पेंशन से पीएलजीपी में। उन्होंने कुछ चीज़ें और इसमें ऐड की, कुछ 20 के करीब ये और चीज़ें हो गई हैं जिसमें ऑप्शनल भी है और रिक्वायरमेंट भी है। फिर इसके साथ अटैचमेंट है, जैसे जैसे आप अटैचमेंट करेंगे आपके छोटे व्यू में यहाँ से अटैचमेंट शो होना शुरू हो जाएगी, तो अगर पता चल जाए आपने कौन कौन सी फाइलें अटैच की हैं। फिर ये जब ये सेक्रेटरी को आती है तो वहाँ पे वन विंडो की हम बात कर रहे हैं कि वन विंडो बन जाए, जैसे कोई पेंशन डॉक्यूमेंट आए, अगर कोई डॉक्यूमेंट मिस है तो उसे वहीं से वापस भेज दे, ना कि उसे पता लगे जी वो 1 माह हो गया, 1 माह के बाद पता लगे 4 डॉक्यूमेंट मिस हैं। जो अक्सर जो पेंशन केस लेट होते हैं वो बाई डाक पेंशन केस भेज दिए जाते हैं, तो वो जब वो प्रोसेस होते हैं वो पहले सेक्रेटरी बोर्ड के पास जाते हैं, उसके बाद वो सेक्रेटरी फाइनेंस और डायरेक्टर फाइनेंस के पास जाते हैं, डायरेक्टर फाइनेंस नेक्स्ट मार्क कर देता है, डायरेक्टर पेंशन को डायरेक्टर पेंशन डीडी और एडी को मार्क कर देता है, वहां जाके पता चलता है इनके तो 4 पेज मिस हैं। तो इस प्रोसेस में 2-4 हफ्ते गुजर जाते हैं। तो हम ये ट्राई करेंगे ये वन विंडो हो जहाँ पे वो थंब स्कैन आई स्कैन भी करवाए और अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट करवाए, ताकि जो उसका डिले टाइम हो डिले ना हो, उसका टाइम पे जो पेंशन केस है वो जनरेट हो जाए और उसको पेंशन मिलना शुरू हो जाए। तो एलजीएस में भी एलसीएस और एलजीएस दोनों में सेम का यही हम करना चाह रहे हैं, इंशाल्लाह ये हो जाएगा। फिर उन्हें एक और चीज़ ऐड करवाई यहाँ पे कि जो उसकी सर्विस है वो टोटल तो इतनी है, उनकी जो काउंटेबल सर्विस है वो कितनी करनी है, ये सर्विस जो उन्होंने काउंट करनी है, क्योंकि हो सकता है मे बी किसी ने 5 साल की छुट्टी ली हो और विदाउट पे वो बाहर चला गया हो, वो उसकी सर्विस का पोर्शन नहीं है, वो वहां से डिडक्ट हो जाएगा। चाहे वो 60 साल में रिटायर हो रहा है, उसकी अगर 40 साल सर्विस बन रही है एज पर सिस्टम, लेकिन वो जैसे ही उसे कहेगा कि सर्विस काउंट नहीं कर रही, इन काउंटेबल सर्विस है, तो वो उस सर्विस को उसमें से माइनस कर देगा, उसके फार्मूले सारी बात सारे चेंज हो जाएंगे उससे। तो उन्होंने कहा मतलब ये चीज़ ऐड करवाई थी और कल तक इंशाल्लाह ये मेरी टारगेट है कि जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इन्हें कंप्लीट करें और आगे ये पेरोल ये जैसे ही सेव करें हम यहाँ से चीज़ों को, तो ये सेव करते ही ये आगे पेरोल में ओल्ड पेंशनर है तो पेरोल में चला जाए, न्यू पेंशनर है तो ये फिर प्रोसेस में चला जाए कि नेक्स्ट इसका प्रोसेस क्या होगा। प्रोसेस क्या है, प्रोसेस यहाँ पे आपको शो हो रहे होंगे। अगर मैं एलजीएस की बात करूँ तो ये प्रोसेस है, वो फिर वो इसने निकाला है, फिर वो नीचे एडमिन को भेजा है। एडमिन कौन से हैं, 5 किस्म के एडमिन है। एडमिन से हुआ तो डायरेक्टर सीआईए को गया, डायरेक्टर सीआईए से अकाउंटेबिलिटी ब्रांच में गया, अकाउंटेबिलिटी से निकला तो पेंशन ब्रांच में है। उधर से होने के बाद फिर ये फिर एलएफए की ब्रांच में गया, एलएफए ने जब पीपीओ नंबर लगा दिया, केस अप्रूव हुआ तो फिर यहाँ वापस आया, यहाँ से फिर डायरेक्टर फ्रांस को गया, फिर डायरेक्टर फ्रांस ने डायरेक्टर पेंशन और आखिर पे सेक्रेटरी को, सेक्रेटरी के बाद उसकी पेंशन स्टार्ट हो गई। वो प्रोसेस में होगा तो प्रोसेस में शो हो जाएगा। अगर ओल्ड डाटा आप कंप्यूटराइज कर रहे हैं तो यहाँ पे आप नो कर देंगे तो वो डायरेक्ट मंथली पेंशन जो चल रही है उसमें डाटा शो हो जाएगा। तो आपका मंथली जो पेंशन है जो जहाँ से जनरेट होना है, जहाँ ओल्ड पेंशन ये पड़े हुए वहाँ से आप पेरोल को स्टार्ट कर देंगे। और जिस तरह हमारा पेरोल चल रहा है, बाद लोग इसमें से कोई 50% पेरोल पे आ चुके हैं, 50+ एलजीज पेरोल को यूज कर रही है सूरत पंजाब में, जो पूरा अपना पेरोल सिस्टम को प्ले कर रही है। डेली वेजेस की सैलरी भी यहाँ से पे कर रही है। थोड़ी सी एलजीज है उन्होंने डेली वेजेस की एम्प्लॉय अभी नहीं डाले, जैसे वो भी डाल देंगी तो पेरोल में पूरी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इसमें आ जाएगी कि इतना हर माह इस्टेब्लिशमेंट का इतना खर्चा हमारा हो रहा है। ये बजट हमने पार किया होता है, इतना बजट हम कंज्यूम कर रहे हैं। बाकी स्टैट हमारी ये, बाकी स्टैट ये हमारे मतलब आप देखें रिपोर्ट्स में आपको व्यू हो रहे होते हैं या बाकी बैलेंस आपकी ये चीज़ें रह गई, इतनी अमाउंट हर हेड में ऑब्जेक्ट कोड में बाकी बैलेंस है। तो ये जी एक पेरोल था जो आपको दिखाया। बाकी नेक्स्ट आप जब होगा तो इसमें आप अपना डाटा डालें। एचआर में पेंशनर का डाटा एचआर से आ रहा है, कोई सेपरेट मॉड्यूल नहीं है जहाँ से ये डाटा आ रहा है। तो आपका एलजी से रिक्वेस्ट है कि आपने जितने पेंशनर हैं, अगर मैं पीएलजीबी की बात करूँ तो 1500+ पेंशनर मौजूद है। पीएलजीबी के जो स्टाफ है उसका डाटा एलसीएस नहीं डालेंगे, वो अपने एम्प्लॉय का डालेंगे, क्योंकि 2 कैश बुक बननी है, एक एलजीएस की एक एलसीएस की।
एक बोर्ड ऑपरेट कर रहा होगा, एक LCS लोकल गवर्नमेंट जो उनका अदारा है वो ऑपरेट कर रहा होगा। तो जो उनके अपने एम्प्लॉई हैं और HR के थ्रू उनका डाटा डाला जाए, वो किस कब भर्ती हुए थे, किस डेजिग्नेशन पे रिटायर हुए। अगर तो पूरी उसमें हायरार्की और उसकी सारे स्केल डाल जाए तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है कि वो फ्रूटफुल साबित होगा कल को। अगर आप उसकी पूरी डिटेल डालें, ये स्टार्ट इस दफ़ा हुआ था, ये 4थे स्केल में आया और रिटायर जाके 16वें या 12वें में रिटायर हुआ, तो ये इस डेट को इसको ये प्रमोशन मिली। अगर वो डले तो फ्रूटफुल आपको साबित होगा और आपको ये काम आएगा। अगर ये आप कहते हैं थोड़ी सी लेंथी है और आप प्रोसेस आप शॉर्ट करना चाहते हैं कि आप इजी इसे नेक्स्ट मंथ से ऑपरेट कर लें, तो फिर इसमें डाटा डालें, ज्वाइनिंग डेट डालें, डेट और रेगुलेशन डालें और उसकी वो आप जो लास्ट स्केल है वो डाल के इसे सेव करके और इसे पेरोल की तरफ मूव कर दें। लेकिन अगर देखा जाए कंप्लीट डाटा इन्फॉर्मेशन डालेंगे तो आपके लिए बेहतर होगी। कल आप देखना चाहते हैं हिस्ट्री निकाल के तो आप इजी निकाल लेंगे। जो उसकी FRC के जो पेज हैं, FRC में उसकी जो फैमिलीज है वो भी आप HR में डाल रहे होंगे। उसके बाद एक ऑप्शन आप, मेरी मीटिंग हुई थी MCL लाहौर में, उन्होंने कहा जी इनका ये तो ठीक है सारा कुछ, बास के माँ बाप की डेथ हो जाती है, बच्चे छोटे होते हैं तो गार्डियन भी आ जाता है, मामू या चाचू कोई भी जिसके पास बच्चे रह रहे हैं वो गार्डियन है। गार्डियन की स्टार्ट और एंड डेट होती है कि इतने पीरियड के लिए इसे गार्डियन बनाया गया है। और गार्डियन ये भी है कि पता लगता है वो बुजुर्ग ताया गार्डियन बन गया, 2 हफ्ते बाद या 2-4 माह बाद उसकी अपनी डेथ होगी, तो अदालत के थ्रू गार्डियन चेंज भी हो जाता है। तो उसकी ऑप्शन भी मैं HR में डाल दूंगा कि आप गार्डियन भी डालें, गार्डियन चेंज भी कर दें। इसके अलावा कोई चीज़ आप कहते हैं कि इस मॉड्यूल में मिस नज़र आ रही है, जो मैंने इतना बोला, इसके अलावा भी कुछ चीज़ इसमें आपको नज़र आ रहा है कि ये अभी मिस है, इससे भी इसमें होना चाहिए, ये और फ्रूटफुल साबित होगा, यूज़ करना ईजी हो जाएगा इसका, और हमारी जो रिपोर्ट्स है फ्रूटफुल साबित होंगी। वो कोई बजाय कि पूरे रजिस्टर निकाले, 2 पेज का प्रिंट निकाले और ले जाए। अगर मैं LCS जो लाहौर MCL है उन्हें भी मैंने कहा कि डाटा डालना शुरू कर दें, उनके कोई 8500 एम्प्लॉइज हैं जो रिटायर्ड है, जिनका पेंशन पेरोल मंथली चल रहा है, तो वो भी डाटा डाल रहे हैं। बाकी इसमें डाटा आपने खुद डालना है HR में, आपको पता है कैसे डालना है, वही HR है, वही फील्ड है, कोई नई चीज़ नहीं है। उसमें जो आपके पेंशनर का डाटा आप डाल देंगे, स्टार्ट डेट और एंड डेट आप शुरू वाली डालेंगे, और सुपरएनुमेशन खुद ब खुद आ जाएगी, वहीं से डाटा आपका यहाँ पे आ रहा है। और दूसरा मेन चीज़ जो इसकी है, जैसे ही आप चेक काटते हैं PLGB के जो पेंशन उसका शेयर होता है, उनके पेंशनर पेरोल में उनका शेयर नजर आना शुरू हो जाता है कि इस सैलरीज ने इतनी अमाउंट का मैं चेक दिया, उस चेक के अंदर इस अमाउंट में नीचे जो कैटेगरीज है वो ये स्टाफ है हमारा, उसमें SDU है, I&S है, CU है, जो भी आपका PLGB का स्टाफ है वो आ रहा होता है कि ये चेक के अंदर इतनी की डिटेल है। तो चेक जैसे ही PLGB के नाम लिखा जाएगा सिस्टम के थ्रू, मैं बाई हैंड बात कर रहा, सिस्टम के थ्रू जो लिखेगा वो PLGB की कैश बुक की रिसीट मार्क खुद ब खुद हो जाएगी, उन्हें वो शो होना शुरू हो जाएगा कि ये इस LGs ने ये हमारे लिए चेक लिख दिए हैं, इतनी अमाउंट का, ये चेक नंबर, ये डेट है। वो वेरीफाई करेंगे कि बैंक में ये किस दिन डिपॉजिट हुए, वेरीफाई फ्रॉम बैंक, डेट डाल के सेव करेंगे, तो उनकी कैश बुक की रिसीट मार्क हो जाएगी, जो आपकी डिडक्शन है, जो आप डिडक्शन करके इनको इनका 100% जो आप शेयर मूव कर रहे होते हैं PLGB को। इसी तरह अगर मैं बात करूँ LCS की, जो इनकी आप 40% या 50%, बाज LGs पे 40% है, बाज 50 और 60 भी काट रही हैं शेयर, पेंशन शेयर, वो जो शेयर आपने काटा और अपने पेंशन अकाउंट में ट्रांसफर किया, इसमें सॉफ्टवेयर में बैकएंड पे ये लिंक लग चुके हुए हैं। जैसे ही आपने पेंशन के लिए चेक बनाया तो वो पेंशन कैश बुक की रिसीट में शो होना शुरू हो जाता है। इस सॉफ्टवेयर में रिसीट में चेक करूं तो आप मुझे कोई LG बताएं जिसने ये चेक लिखा है, मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे वो चेक आ रहा होगा कि इतनी रिसीट का चेक है। अगर किसी ने PLGB को लिखा, PLGB के डैशबोर्ड पे आ रहा है। अगर वो LCS है तो LCS की जो कैश बुक है उसमें वो शो हो रहा होगा कि ये चेक इतने चेक नंबर इतनी अमाउंट का हमने लिखा हुआ है। तो फिर आपने उसी डेट को मार्क कर देना, आपका अपना अकाउंट है, क्योंकि एक अकाउंट से लिखा उसी दिन आपने जमा करवा दिया। तो आपकी जो आपने डिडक्शन की है रेगुलर एम्प्लॉयज की, वो आपकी पेंशन कैश बुक की रिसीट होगी, जो आपने पेंशन पेरोल को चलाया वो आपका एक्सपेंस होगा। और बजट भी आप इसमें डाल सकते हैं, बजट की ऑप्शन मैंने दी हुई है, लेकिन पहले मैंने बजट को लिंक किया था तो बहुत सी LG से फोन आना शुरू हो गया क्योंकि डिस्कशन में थी, बजट से लिंक अभी ना दें हमारा तो बजट नहीं होता पेंशन का, हम तो हमेशा लॉस में जाते हैं, हम तो जनरल फंड से भी लेते हैं, बाद में हम इसकी सप्लीमेंट्री ग्रांटें लेके अपनी पेंशन पे कर रहे होते हैं, लिहाजा अभी बजट से लिंक ना करें। तो मैंने पहले बजट से लिंक था, जैसे हमारा एक्सपेंस है ऑब्जेक्ट कोड से लिंक है, इसी तरह इसका लिंक लगाया था, लिंक ऑफ कर दिया है। लेकिन बजट डालें, बजट से माइनस हो रहे होंगे, सारा कुछ हो रहा होगा, लेकिन वो ये है कि आपको माइनस में जाने देगा। वहाँ तो आपको रोक देता है ना, माइनस जाने नहीं देता कि भाई आपके पास पैसे खत्म हो गए।
यहाँ आपको माइनस में जाने देता है क्योंकि आप सप्लीमेंट्री ग्रांट और उधर से पैसे लेके आप पेंशनर को पे कर रहे होते हैं। जी, पेंशन के ऊपर किसी भी भाई का कोई भी क्वेश्चन है तो कर सकते हैं। ये पेंशन मॉड्यूल जो अभी आपको मुतारफ करवाया, अभी आपको इंट्रोड्यूस करवाया कि ये एक नई चीज़ हम लेके आ रहे हैं और इंशाल्लाह ये अगली मीटिंग में ये कहीं ना कहीं ये 2-4 चीज़ में चल भी रही होगी। उम्मीद है कि सबसे पहले इसे मैं PLGB बोर्ड में चलाऊंगा क्योंकि वहाँ का जो 1500 करीब 1500 को 17 लोग हैं जो रिटायर है जिनका मंथली पेरोल जा रहा है। टारगेट होगा कि सबसे पहले मैं उसे लूँ, उसे चलाऊँ। दूसरा बड़ी एलजीज मेरी MCL है या 85,000 एम्प्लॉइज पेंशनर है। अगर ये 2 जगह कामयाब हुई तो बाकी तो छोटी छोटी एलजीज है, वहाँ तो ये मतलब अगर डाटा डालना चाहे किसी का 400 मुलाजिम होगा, किसी को 500 होगा, 2 दिन में आप डाटा डाल के इस पेंशन पेरोल को चला सकते हैं। जी, पेंशन पेरोल के ऊपर जो मैंने चीजें बताई, इसके अलावा आप कहते हैं कोई चीज मिस है वो मुझे गाइड कर दे कि ये बता दे कि उसमें ये भी चीज है, इसे भी होना चाहिए, तो हम उसे भी डाल देंगे क्योंकि अभी ये अंडर डेवलपमेंट है, कंप्लीशन नहीं है। तो 80% मेरा मॉड्यूल रेडी है, नेक्स्ट मीटिंग में इंशाल्लाह से रन करेंगे। किसी भी भाई की कोई भी सजेशन रिलेटेड टू पेंशन? सर ये एक सवाल है, MC दीपालपुर से बात कर रहा हूँ। जी बताएं। सवाल ये है सर कि एक हमारा सेंट्री सुपरवाइजर था, वो दौरान सर्विस फौत हो गया। अब उसके फौत होने के बाद उसकी बीवी पहले फौतशुदा है, उसके अलावा उसकी जो वालदा और वालिद है वो भी फौतशुदा है। अब जो उसके बच्चे हैं वो सब जो हैं वो उस हद से आगे निकल गए हैं, माइनर से आगे निकल गए हैं। माइनर उसमें कोई भी नहीं है, सब शादीशुदा है। 24 ईयर से बड़े हैं आपका कहना है? सर उसमें ये कहना है कि ग्रेच्युटी, पेंशन और सारी चीजें जो हैं वो किस हिसाब से उनको दी जाएगी? ये जी ये अदालत में केस जाएगा क्योंकि जो केस है ये तो अदालत का बन चुका है। मीटिंग अटेंड होगी, ये अब आप नहीं डील करेंगे, ये अदालत उधर से अदालत के थ्रू आएगा, अदालत ही ये फैसला करेगी किसको क्या देना है। सर इसमें और बच्चे छोटे होते हैं ना तो फिर तो डिपेंडेंट है कि उनको दे देंगे, अभी तो डिपेंडेंट ही कोई नहीं 24 से। सर अगर वो सक्सेशन सर्टिफिकेट वहां से ले आते हैं नादरा ऑफिस से, यानी कि वो अदालत की बजाय अब नादरा ऑफिस में चला गया है, तो फिर सर नहीं, सक्सेशन सर्टिफिकेट नादरा ऑफिस देता है कि किसको कितना शेयर देना, नहीं वो आपको अदालत ही देगी किस बंदे को, किस बच्ची को कितना कितना शेयर डिवाइड करना है। नादरा तो RPC प्रोवाइड करेगी, FRC प्रोवाइड करेगी। सर जो सक्सेशन सर्टिफिकेट है वो अब नादरा में शिफ्ट हो गया, अदालतों से शिफ्ट हो गया है जी। नादरा को दुरुस्त फरमा रहे हैं जी सर, दुरुस्त फरमा रहे हैं। ये शेयर वाकई आजकल नादरा ही दे रहे हैं, ये सक्सेशन सर्टिफिकेट जो हैं वो नादरा दे रहे हैं। बट इनका केस तो सर आप कह रहे हैं कि ये कोर्ट में जाएगा, ये सीधा सीधा केस लग रहा है अपेरेंटली। तो उसके लिए मैं जनाब अदनान काशिफ साहब, सर आपका क्या व्यू पॉइंट है इस पे? MCF अदनान काशिफ साहब। MCF अदनान काशिफ साहब आप हमारे साथ मौजूद हैं? सर आपने क्वेश्चन सुना, इनके एक सैनिटरी इंस्पेक्टर हैं, उनके बच्चे जो हैं वो माइनर नहीं है, अब मेजर हैं, मतलब उस एज से आगे निकल गए हैं। तो वो कह रहे हैं कि जो इमालूमेंट्स बनेंगे वो किसको देंगे? जी ओवर टू यू अदनान काशिफ साहब MCF। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। मुख्तार साहब कोई नेट इशू है तो बच्चे देखें, वो किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। 4.10 और 4.11 जो है पेंशन कंपेंडियम या पेंशन रूल्स में देख लें, उसमें लिखा हुआ कि अगर ये नहीं होगा, ये 4.10 और 4.11 में उसके मुताबिक डील करेंगे। अगर उनकी पेंशन नहीं बनती तो पेंशन बंद कर देंगे और उन्हें ग्रेजुटी दे देंगे, बस सिंपल केस है। ग्रेजुटी आपने देनी है। सवाल ये कि देनी किसको है? सब मैरिड है और बच्चे भी मैरिड है, बच्चे भी मैरिड है, तो 24 से नीचे कोई नहीं है। नहीं, वो जो पेंशन होती है ना, पेंशन जो है वो आपने देनी है अगर बच्चा 24 साल से कम है और अगर उसकी डॉटर जो है वो अनमैरिड है। लेकिन जो ग्रेजुटी है, एक जो इकट्ठे पैसे वो हमने दे देने बस, और उनकी पेंशन बंद हो जाएगी। नहीं, वो किस बंदे को देना? सवाल ये आ रहा है कि वो फीमेल सबके शेयर बना देंगे। सर दोबारा एक मैं सवाल करना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे पता है कि पेंशन नहीं मिलेगी किसी को, लेकिन जो ग्रेजुटी है, उसके अलावा फाइनेंशियल असिस्टेंस है, उसके अलावा लीव इनकैशमेंट है, उसके अलावा उनकी 120 दिन की जो सैलरी है वो किस हिसाब से देंगे?
वो आप उनके शेयर बनवा लें। ये पट्टी साहब का ठीक था कि आप कोर्ट केस में उन्हें भेज दें, वहां से वो सक्सेसर बन के हैं। वो उनके शेयर्स बना देंगे, वो उतनी अमाउंट का क्लेम उन्हें वो ऑफिस वाले वो म्युनिसिपल कमेटी के नाम केस बनाएंगे और उसमें वो आप उन्हें अमाउंट दे दें, ये 16 लाख है, ये इतनी 4 माह की तनख्वाह, ये लिव इन कैशमेंट है, ये ग्रेजुटी अमाउंट है, और वो जो कोर्ट से है वो शेयर्स बनवा के ले आएंगे। अगर थैंक यू सर, बस ठीक है, अपने बेस पे ये दे देते ये हैं, कल को कोर्ट इनके केस ऊपर है, कोर्ट ये केस हो पट्टी जाना साहब ने था। सही कहा, ये कोर्ट केस है। नहीं, अगर ये अपनी बेस पे दे देते ना तो इनके ऊपर कोर्ट केस हो जाना था, आपने इसको कितना क्यों दिया, हमें इतना नहीं दिया, वो इनको ऊपर उल्टा हो शेयर जाना था वो उन्होंने। बनाएंगे, लेकिन इन्हें पेंशन नहीं देनी, लेकिन जो जिसे हम कह रहे हैं वन टाइम जो पेमेंट है वो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दें। कि किसी भाई का कोई और क्वेश्चन है तो काइंडली कर सकते हैं, क्योंकि हम फिर वाइंड अप करें। जी, एमसीएल हेडक्वार्टर एलएफएल फैसलाबाद, चले सर इसकी क्लोजिंग की तरफ चलें आप। जी सर, आपका बहुत शुक्रिया। मुख्तलिफ मॉड्यूल्स पे हम बात कर रहे थे और स्पेशली आज पेंशन का जो मॉड्यूल है जो इरफान अहमद भट्टी साहब पीएमडीएफसी की जानिब से नया शुरू किया गया है। यकीनन पेंशन के मसाइल आते हैं सर, और पेंशन ज़ाते खुद एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तो जैसे जैसे इसको हम स्टडी करेंगे, इसको इवॉल्व करेंगे, इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम इसमें आगे बढ़ेंगे। तो आपने जिस तरह कहा कि आप सबसे पहले पीएलजीबी और एमसीएल में इसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, तो इसमें काफ़ी सारे मसाइल तो यकीनन आएंगे, बट एक दफ़ा ये करना पड़ेगा। तमाम जो हमारी एलजीज हैं और एलएफए हैं तमाम प्रोविंस से, आपसे भी गुजारिश करेंगे कि काइंडली इस पर वर्किंग आप शुरू करें। जो मसाइल आ रहे हैं आपको इसकी इम्प्लीमेंटेशन में, उसके लिए इरफान अहमद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो आज का हमारा ये सेशन, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल इरफान अहमद भट्टी साहब ने तमाम जो हमारी एलजीज हैं उनकी प्रोग्रेस शेयर की और एलएफए की प्रोग्रेस शेयर की। तो फैसलाबाद को दूसरे नंबर पर फैसलाबाद डिक्लेयर हुआ है। तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे बाय नेक्स्ट जो हमारी सेशन होगा, नेक्स्ट मीटिंग होगी, उसमें हमारी वो एलजी जो पीछे जा रही है उसको एट पार लेकर आएँ और मुल्तान के बराबर आए या मुल्तान से आगे निकलें। तो इसके लिए हमारे तमाम ऑफिसर्स जो एलएफए फैसलाबाद डिवीजन के, एलएफए के हैं, लोकल गवर्नमेंट के हैं, आप तमाम हजरात का और बाकी पूरा प्रोविंस है जो अपने अपने स्कीम्स में इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, सीएफएमएस को, लोकल गवर्नमेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को और दूसरे मॉड्यूल्स को। तो आपका इस सेशन का हिस्सा बनने पर हम शुक्रिया अदा करते हैं। क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एमसी जंग का रुख कर रहे हैं काशिफ तनवीर साहब। जी, ओवर टू यू सर। अस्सलाम वालेकुम। बट साहब से सर रिक्वेस्ट करनी थी सर, जिस तरह हम सैलरी का प्रिंट लेते हैं ना, तो कंट्रीब्यूशन का नहीं निकलता प्रिंट, जो पेंशन कंट्रीब्यूशन है, तो काइंडली उसका भी सर हो, उसका प्रिंट आए तो हम A10 का प्रिंट निकालेंगे, पेंशन कंट्रीब्यूशन वो डिटेल निकल आएगी, उसके साथ अटैच होगी। डिडक्शन के चेक जहाँ प्रिंट निकलते हैं ना, डिडक्शन के चेक, ये डिडक्शन है, इसका ऊपर चेक नंबर आ जाएगा कि इसको लिखा, वो भी नीचे जितने बंदों की डिडक्शन है वो भी आ जाएगी, वहां से सर जाके लिए फिर हम। जी वहां से अवेलेबल है प्रिंट, डिडक्शन चेक का जो प्रिंट अवेलेबल है, कोई भी डिडक्शन हो, चाहे इनकम टैक्स है, चाहे टीडीआई पीएच। सर हमने जो पे आर्डर जहाँ लगाना ना, जिस तरह आप सैलरी का पे आर्डर लगाते हैं, उसी तरह से जो कंट्री वो हम डिडक्ट हुई है उसका भी सर वोचर बने ना हमने। जी मैं वही कह रहा हूँ, आप उसका जो चेक नंबर है ना उसे लिख के एंटर करेंगे ना, तो नीचे उसकी पूरी डिटेल है, अवेलेबल है, उसका प्रिंट निकाल लें, चेक का नंबर भी आ गया, नीचे डिटेल भी आ गई, ऊपर एक्चुअल चेक लगा दे फिजिकली। ओके सर, ठीक है सर। जी बहुत शुक्रिया आपका काशिफ तनवीर साहब। अब हम पूरे पंजाब से हमारे साथ ऑफिसर्स मौजूद हैं, लोकल गवर्नमेंट की जानिब से भी और एलएफए की जानिब से, उनका रुख करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एमसी शकरगढ़ से एमओएफ जुल्फकार अली राना साहब। सर रुखे रोशन इधर मोड़िए जरा, आप क्या कहना चाहेंगे? ताहिर ज़ैब साहब से गुजारिश करेंगे अपना माइक बंद कीजिएगा। ताहिर ज़ैब साहब, जी ओवर टू यू सर। जुल्फकार साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम।
सर जो इरफान भट्टी साहब ने पेंशन का नया मॉड्यूल शुरू किया ना, इसे सर वेलकम करते हैं, ये बहुत अच्छी काविश है और यानी इसे होना चाहिए था, इसे सर वेलकम करते हैं। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया। लोधरा से, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल लोधरा से हमारे साथ कौन मौजूद है? डिस्ट्रिक्ट काउंसिल लोधरा, लोधरा आपको आवाज आ रही है? डिस्ट्रिक्ट काउंसिल लोधरा से जी सर, प्लीज बोलिए। आपका माइक देख लीजिए, आपका माइक आवाज नहीं आ रही है आपकी। काइंडली सर अपना माइक चेक कर लें, आपका माइक का कोई प्रॉब्लम है। LFA तांदलिया वाला का रुख कर रहे हैं सजाद भट्टी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी सर। जी माशाल्लाह भट्टी साहब ने ये जो पेंशन के बारे में नया मॉड्यूल जो है ये इंट्रोड्यूस किया है, ये बहुत अच्छा है। और वैसे भी ऑल ओवर जो है ना, ये मीटिंग जो है ना ये बहुत अच्छी चल रही है। ट्रेनिंग जो हर 15 दिन बाद होती है, जो भी हमारे मसले मसाइल होते हैं वो सामने आ जाते हैं। और ख़ासकर ये जो रीअप्रोप्रिएशन का मसला पैदा हुआ, तो मैंने भी इस दफ़ा जब अकाउंट बनाना शुरू किया तो 1,22,00,000 की जो रीअप्रोप्रिएशन 7-8 हेड्स में हुई थी, तो वो जब मैं फीड कर रहा था तो मेरे सामने ये मसला पैदा हुआ। ये बेहतर है अगर MF सबान जो है वो हमारे साथ जो है जो है ना वो डिस्कस कर लें, या हमें इन्फॉर्म कर दें, या हमें जो लेटर साइन हुआ है एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ से वो अगर हमें मिल जाए तो ये प्रॉब्लम ना बाद में फिर वो मैंने उनसे डिस्कस किया और ये मसला जो हमने, इसलिए मेरा 2-3 दिन अकाउंट जो है लेट हुआ। तो ये जो है ना ये मिलके ही होना चाहिए। बाकी जो इदनान साहब ने कहा है कि अगर इसको AR2 में इसको शामिल कर लिया जाए कि एक्चुअल बजट कितना था, रीअप्रोप्रिएट कितना हुआ और अब कितना है, अगर ये हो सके तो ये बहुत बेहतर है। तो इस पर भी देख लें। बाकी ओवरऑल जो है ये बहुत ज़बरदस्त ट्रेनिंग है। लेकिन वो जो फैसलाबाद दूसरे नंबर पर आया है जिस इदारे की वजह से, उसको मैं कहूँगा कि वो अपना काम मुकम्मल करें ताकि हमें वो जो है ना वो चिनाब पहचान पाए। नगर और पीर महल 2 एलजीज हैं। चिनाब पीर नगर महल में क्या, पीर महल में क्या है जी बताएं? पीर महल तो आप मेरे पास पीर है, महल क्या का मसला थोड़ा है सा पीर डाटा महल? मिस है और चिनाब नगर के 40 दिन मिस है। नहीं वो आप चेक करें, वो हो गया, अप टू डेट कर दिया जो मिस था, वो चेक नहीं, करें मैंने जरा। सुबह 9 बजे डाटा उठा लिया था। अच्छा, उसमें क्या कौन सी मिस है, मुझे एक्चुअल बताया जाए। मैं 1 मिनट आपको डाटा शेयर करवाता हूँ, मैं हाँ आपको भी करवाता हूँ एक्चुअल, 1 मिनट। क्योंकि वो तो हमने बहुत, मैंने तो उस पर वो अब आकर मैंने सारा रिकनसाइल किया उसको, मैं वो आपको पहले मिस दिखाता था। हूँ, मैं ये आपको व्यू करवाता हूँ। चिनाब हाँ दोनों एलजीज दिखाता हूँ, जो हम्म। रिसीट साइड और पेमेंट साइड। ये जुलाई से रिकनसाइल नहीं हो रहा था, मैंने आकर सारा जो है ना एक्सपेंडिचर रिकनसाइल किया है। इसमें जो प्रॉब्लम आई है वो जो मसले मसाइल थे वो मैंने हल काफी हद तक हल कर दिए हैं। अगर कोई रहती है तो वो डिडक्शन की 1-2 पेमेंट हैं जो मैं वो मेरी समझ में नहीं आ रहा, वो तो मैंने कहा था मुस्तफा साहब को आकर देखें जरा। चिनाब नगर पीर महल देखें जरा। पीर महल में दूसरी जो फाइल खोल रही है, 1 मिनट उतनी देर में ये भी खोल दूँ, हम्म। उतनी देर वो भी ओपन हो जाए। ये चिनाब नगर, ये रिसीट इसकी मिस है। हमें पेमेंट सिस्टम मैंने सुबह से लॉगिन किया हुआ है। सुबह मैं 8 बजे 8:30 बजे लॉगिन किया था। मेरा सिस्टम मेरा अपना ये इधर ही खोल देता है जी।
कोई बहाना नहीं चलेगा, काम करना पड़ेगा, नहीं तो घर जाना पड़ेगा। इरफान हाशमी साहब अपना माइक बंद करें काइंडली। नहीं पीरमल ठीक है, उसकी एंट्री आ गई है क्योंकि लाइव डाटा आ रहा है। और उसका हाँ जी, जो है मैंने ना तो चिराब मुझे नगर वो उसका आपने 3-4 शेयर की मिस है। हाँ जी वो की थी, तो मैंने तो उस पर बड़ा वर्क किया है, जो मुझे पता जी चला जी बताया जब इरफान आपने। अहमद भट्टी साहब, ये हमारे सजाद भट्टी साहब हैं, इनको कन्वे किया जब आपने ग्रुप में, तो उसके बाद इन्होंने एक 2-3 दिन लगा के कॉन्टिन्यूसली इसको क्लियर किया है। तो सर आपके लिए स्पेशल अप्रिसिएशन भी है सजाद भट्टी साहब। अब हमारी एक थैंक यू। जो एमसी है उसको हम इंशाल्लाह एट पार लेके आएंगे, एमसी चिनाब नगर ये जिसकी आप चिनाब बात नगर पीछे है सबसे इस वक्त। जी सर। जी तो थैंक यू। बहुत शुक्रिया। इरफान अहमद भट्टी साहब भी प्रोग्रेस शेयर कर रहे थे। तो लास्टली मैं रुख करना चाहूंगा एमसीएफ का जनाब अदनान काशिफ साहब, ओवर टू यू सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो भट्टी साहब ने आज बड़ा अच्छा सेशन जो है वो तवज्जो से जो हमें पढ़ाने की कोशिश की है। दूसरी ये बात कि वो फीडबैक ले रहे थे और दे रहे थे, और क्वेश्चन आंसर का ये जो सेशन है ये एक नई चीज थी जिससे हमें और ज्यादा सीखने का मौका मिला। पहले वो कोई ना कोई प्रोग्राम खोल लेते थे तो वो हमें समझाते थे, अब वो भट्टी साहब इस नहज पे पहुंच चुके हैं कि क्वेश्चन आंसर वाला सेशन जो है वो समझते हैं कि ये ज्यादा बेहतर है। और ये रीअप्रोप्रिएशन वाला मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ भट्टी साहब का, जिन्होंने मुझे इंडोर्स किया है। तो मैं इसमें मजीद ये ऐड करना चाहूंगा कि अगर वो अप्रूवल जिस तरह ये AR2 AR3 लगता है, तो रीअप्रोप्रिएशन का भी वो भट्टी साहब अगर हमें दे दें कि उसकी वो जो है तस्वीर वगैरह जो खींच के अपलोड कर दी जाए, तो वो हमेशा के लिए वो सेक्शन वहां पड़ी रहेगी, कल को वो इजीली मिल जाया करेगी। उससे हमें पढ़ने में भी आसानी होगी। अगर LFA साइट से या MOF साइट से कोई पढ़ना चाहे तो वो आसानी से पढ़ लेगा। तो बड़ा जबरदस्त सेशन रहा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सर आपका बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट्स का जिन्होंने लोकल गवर्नमेंट की जानिब से, LFA की जानिब से और बिलखुसूस हमारे APOs जो हमारे तमाम डिवीजन से हमारे साथ मौजूद हैं, आपका शुक्रिया अदा करेंगे। हमारे ये सेशंस आपको यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, PMDFC लिखिए और वहाँ जाकर आपके जो भी क्वेश्चन क्वेरीज हैं वो एक भरपूर सेशन हमारे ट्रेनिंग सेशन 5 मॉड्यूल्स के पढ़े हैं उसमें। तो आप वहाँ से जाकर भी अपनी जो ट्रेनिंग है वो ले सकते हैं। और इसके अलावा जो आपके मसाइल आ रहे हैं प्रैक्टिस करते हुए इसको इम्प्लीमेंट करते हुए, इसके लिए जनाब इरफान अहमद भट्टी साहब और उनकी टीम मौजूद है। और आपके रिस्पेक्टिव डिवीजन में जो APOs हैं, असिस्टेंट प्रोग्राम ऑफिसर्स, वो मौजूद हैं। उनके नंबर्स भी आपके साथ शेयर किए गए हैं। अगर आपको कोई इस हवाले से मसाइल आते हैं तो आप उनको फ़ोन करके अपना जो मसला है उसको बता के उसका हल ले सकते हैं। तो तमाम पार्टिसिपेंट्स का जो इस सेशन में मौजूद है, हमारा नेक्स्ट सेशन भट्टी साहब आज से ठीक 15 दिन बाद 24 को इंशाल्लाह होगा जी। तो 24 को तब इंशाल्लाह तक नेक्स्ट सेशन होगा हमारा जी। PMDFC की जानिब से इरफान अहमद भट्टी साहब का भी शुक्रिया अदा करेंगे और तमाम हजरात का जो पूरे प्रोविंस से हमारे साथ मौजूद हैं, LFA फैसलाबाद डिवीजन हेडक्वार्टर से की जानिब से और हमारे डिविजनल डायरेक्टर साहब की जानिब से आपका शुक्रिया अदा करेंगे। ओवर टू यू सर इरफान भट्टी साहब। जी। ये मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि सेशन को कंटिन्यू करें और कल भी कर लें। अगर कल मेरी मीटिंग ना हुई, क्योंकि SS से मीटिंग है, अगर ना हुई तो कल हम इसे कंटिन्यू करेंगे और ग्रुप में मैसेज कर देंगे हम। जी ठीक सर। ओके जी, अल्लाह हाफिज। ओके जी, अल्लाह हाफिज।